नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। ये है आपका फेवरेट द मुकेश राजपूत शो और आज इस शो में हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको देखते देखते काफ़ी अरसा बीत गया। छात्र राजनीति से हम आपको देख रहे हैं और उस वक्त की छात्र राजनीति जब आप और हम यूनिवर्सिटी में होते थे तो एनएसयूआई के एक क्रांतिकारी नेता के तौर पर आपको वहाँ पे देखा जाता था। अब इस मुकाम पर आप पहुँचे हैं कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह लिए और अब मुख्यमंत्री की दौड़ में जो शामिल हैं उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप को आप कहाँ पे देखते हो, ये जवाब मैं आप ही से चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के छात्र राजनीति से लेकर युवा कांग्रेस की राजनीति तक सब कुछ तो कांग्रेस पार्टी ने दिया और दौड़ तो वहाँ होती है जहाँ कुछ मिला ना हो। तो मिलता रहा है पार्टी से, पार्टी की विचारधारा को पिछले 40 साल से हिमाचल प्रदेश में हम उनके साथ चल रहे हैं, विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब जिस भी जीवन काल में जब पहुँचे हैं, चाहे वो छात्र जीवन था, यौवन जीवन था या फिर अधेड़ उम्र में पहुंच गए हैं, तो पार्टी देती ही रही है। और अब तो सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी की अगर हिमाचल में सरकार बनती है, जो कि तय है कि हिमाचल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय है, तो जो विधायक चुनकर आते हैं उनकी राय मशवरा होता है, फिर हाईकमांड का आशीर्वाद होता है, इसके बाद ही मुख्यमंत्री का चयन होता है। तो अभी 8 तारीख का आप इंतज़ार कीजिए। 8 तारीख का जो परिणाम आएगा आपको मुख्यमंत्री के रूप में भी वहाँ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री मिलेगा। जी, ये जो शख्स मेरे सामने बैठा है इसको मैं बताया कि काफ़ी अरसे से जानता हूँ, यूनिवर्सिटी के टाइम से जानता हूँ। और एक समय वो भी था जब हम शिमला से कालका तक एचआरटीसी की बस में आते थे, वहाँ से फिर हावड़ा मेल पकड़ते थे, सुबह पुरानी दिल्ली उतर के ऑटो से फिर हिमाचल भवन पहुँचते थे। आज स्थिति बदली है या अभी भी बस में और रेलगाड़ी में सफ़र जारी है? नहीं, ऐसा है, जो भी चीज़ मिल जाती है उसमें सफ़र कर लेते, बस में भी कर लेते, गाड़ी में भी कर लेते, बड़ी गाड़ी में भी कर लेते, छोटी गाड़ी में भी कर लेते। हाँ। तो ये तो अब जीवन में ये चीज़ें कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है। हाँ। जैसी सुविधा मिल जाए और जिस परिस्थितियों में जहाँ सुविधा जैसी हो उसका सदुपयोग कर लेते हैं। लेकिन जो इतने बड़े नेता हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, अब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे देखे जा रहे हैं, जो आपकी ये सादगी है, ये मतलब ईमानदारी का नतीजा है या मतलब दिखाना है कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ? सुखविंदर सिंह सुक्खू आज भी वही है जो छात्र की राजनीति में था। देखिए, मैं विधानसभा जब अल्टो गाड़ी से जा सकता हूँ तो मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है इन चीज़ों का। मैं आपको एक चीज़ बताना कि बड़ी गाड़ी हो, 5-7 गनमैन हो और मेरे इर्द गिर्द रहे, ये मेरी राजनीतिक जीवन का अंग नहीं है। मैं छात्र राजनीति से रहा, छात्र का मैं राज्य का अध्यक्ष रहा, युवा का राज्य का अध्यक्ष रहा। कभी देखा मैंने, अभी भी मैंने गनमैन नहीं लिया, वो भी अब लिया। क्योंकि हम जिस पहाड़ी प्रदेश में रहते हैं वहाँ हमारा जीवन यापन का तरीका बिल्कुल अलग है जी। वहाँ दिखावा कम है। और मैं धन्यवाद हूँ कि मेरे जीवन का ये 11वां-12वां इलेक्शंस है। सीआर से स्टार्ट किया था हमने, फिर कॉलेज के प्रेसिडेंट बने। सीआर बोले तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, हाँ जी। हाँ। फिर कॉलेज के गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में हम प्रेसिडेंट रहे, फिर काउंसलर भी रहे, शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काउंसलर भी रहे जी, मुझे याद है। अब 3-4 बार विधायक हम बन चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हमने अपने जीवन काल में, राजनीतिक काल में देख ली है। बड़ी गाड़ी, बड़ा 10 गनमैन, ये चीज़ें हिमाचल की राजनीति में ज़्यादा दिखावा चलता नहीं है। जो चीज़ मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि बड़ी गाड़ी नहीं होती है, बड़ी गाड़ी में भी बैठ जाते हैं, किसी दोस्त की बड़ी गाड़ी मिल गई उसमें बैठ गए। और तो मुझे गाड़ियों का और बड़े इन चीज़ों का ज़्यादा शौक़ नहीं है। राजनीतिक भाव है एक मन में कि हमने राजनीति में आना और सेवा करनी है, इस दृष्टिकोण से मैं अपना कार्य करता हूँ। अब बात राजनीति की शुरू करते हैं। एक समय था कि जब कांग्रेस बोले हिमाचल प्रदेश में तो सिर्फ एक नाम, वीरभद्र सिंह के कंपटीशन में राजनेता नहीं थे, ऐसा नहीं था। पंडित सुखराम उनके कंपटीशन में हुआ करते थे, विद्या स्टोक्स उनके कंपटीशन में हुआ करती थी, कौल सिंह ठाकुर उनके कंपटीशन में हुआ करते थे। लेकिन अब वो नहीं है, वो हमारे बीच नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की
सरकार बनने की संभावना है, तो जाहिर है कि एक मुख्यमंत्री बनेगा। अब एक अनार कई बीमार वाली जो कहावत है वो देखने को मिल रही है कि बहुत सारे जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मुझे बताइए कौन? जैसे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू मेरे सामने मैंने तो बैठे कभी हैं। प्रोजेक्ट ही नहीं किया। अब जनता के मन में तो है ही है ना कि जनता के कर मन रहे में हैं। बात हो सकती है और हिमाचल की जनता जानती भी है। हाँ, दिल्ली में है अभी हिमाचल की मुकेश अग्निहोत्री जी भी कुछ रोज पहले दिल्ली में थे, हमारे शो में भी आए थे। प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य के साथ में मल्लिका अर्जुन खड़गे जी को मिल रही हैं। कौल सिंह जी को लग रहा है कि शायद मेरी लॉटरी निकल जाए। धनीराम शांडिल अभी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि उम्र के आखिरी पड़ाव में है तो उनका नंबर लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। प्रतिभा सिंह जी हमारी प्रदेश की अध्यक्षा है और उनका दायित्व बनता है कि सब नेताओं से मिले। और मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे विधायक दल के नेता है, तो निश्चित तौर पर उनका दायित्व होता है कि सब लोग अपनी बात करें। मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन हूँ, तो हम सब लोगों का दायित्व होता है। मुख्यमंत्री कौन बनता है? मुख्यमंत्री वो बनता है जो पहले विधायक बनता है। पिछली बार 2017 के इलेक्शंस में क्या हुआ? धूमल साहब को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया, वो विधायक नहीं बन पाए। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना चेहरा घोषित कर दिया था, लेकिन वो विधायक नहीं बन पाए और मुख्यमंत्री की दौड़ से पीछे रह गए। तो सबसे पहले तो हम लोगों को विधायक चुनकर आना है, फिर विधायकों की राय लेनी है। राय मशवरा के बाद फिर हाई कमांड के आशीर्वाद से फिर मुख्यमंत्री का चयन होता है। और सब विधायकों की सहमति होनी चाहिए, जो सारी पार्टी को इकट्ठा करके ले जा सके, जो संगठन से निकले हुए व्यक्ति हो, उन व्यक्तियों को आगे ला सके, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस की विचारधारा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ कर खरीद कर अपनी राजनीति करते हैं, इस प्रकार की राजनीति को दूर रखा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को आगे लाने की जरूरत भी होती है। अब जैसे मैं दिल्ली में देख रहा था, आप कई रोज से हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू के आगे पीछे विधायक बहुत घूम रहे हैं। जाहिर है कि आप तोड़ के नहीं ला रहे, आप जादू वाली जप्फी दे रहे हैं, तो कोशिश तो है ही है कि वो आप नहीं, के जो समर्थन में विधायक आए। मेरे जो विधायक है मेरे साथ है, जब विधायक दल का बैठक होती थी तो 22 में से 13-14 तो पहले ही होते थे विधायक। तो विधायक तो हमारे कुलीग हैं ना सारे, वो तो आते हैं, मिलते हैं। कुछ नए साथी आ रहे हैं आजकल कुछ ज़्यादा आ रहे हैं। तो आजकल वो इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं कि दिल्ली में इलेक्शंस के बाद थकावट दूर करने के लिए दिल्ली आ जाते हैं। हमारे पास स्टेशन और कोई है नहीं। कुछ लोग बाहर चले गए हैं, कुछ लोग गोवा चले गए हैं। तो जो आ रहे हैं वो मिलना उचित समझते हैं कि चलो मिल लेते हैं, वो हमारे मित्र भी है, हमारे दोस्त भी है, और इस दृष्टिकोण से बातचीत राजनीतिक चर्चा भी हो जाती है। तो अभी जो राजनीतिक चर्चा चल रही है हिमाचल को लेकर, वो क्या चल रही है? हमारे पास हिमाचल में 68 सीटें हैं, 68 सीट्स हैं। कितनी लग रही हैं आपको कि आ जाएंगी कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, उस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और जो ओपिनियन लीडर है, सब प्रकार के लोगों से बातचीत करने के बाद, जो वोट के दिन के बाद से हमने जो अपना इंटरनल सर्वे किया, उससे ये लगता है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार हिमाचल प्रदेश। फिर भी एक जैसे मैं नंबर चाहूँ? नहीं, नंबर तो आपको देखिए भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत से हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ भी जा सकते हैं, यानी कि ट्रू थर्ड मेजोरिटी की तरफ भी जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बहुत कम सीटें आने वाली है। हाँ, बेशक उन्होंने प्रचार बहुत ज़्यादा किया, उन्होंने प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगाई है। अमित शाह भी मेरे तो खुद विधानसभा क्षेत्र में आए थे, योगी जी आए थे, अनुराग ठाकुर जी थे, मोदी जी 10 बार हिमाचल प्रदेश आ चुके हैं। ये तो सब भाजपा का प्रचार कर रहे थे। तो आपके जो स्टार प्रचारक है, हमारी एक ही स्टार प्रचारक थी और एक ही स्टार प्रचारक की बहुत मांग थी। हाँ, वो थी हमारी प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी जी को लोग बुला रहे थे और प्रियंका गांधी जी ने रणनीति बनाई, स्ट्रेटजी बनाई। उनका प्यार है हिमाचल से, उनका घर है हिंदुस्तान में, एक ही जगह गांधी परिवार का घर है। सोनिया गांधी जी का भी अपना कोई घर नहीं है, राहुल गांधी जी का भी कोई घर नहीं है। प्रियंका जी ने एक घर बनाया जो हिमाचल की सुंदर वादियों में बनाया हुआ है। उनको हिमाचल से प्यार था। सुख भाई पूरे तरीके से आप परिपक्व राजनीतिज्ञ हो चुके हैं, क्योंकि क्लास रिप्रेजेंटेटिव से शुरू किया और अब मुख्यमंत्री की सीट की ओर अग्रसर हैं। जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था वो सवाल ही ना पूछ पाऊँ, आपने वैसा बेस बना दिया है। मैं जानना ही चाह रहा था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्यों नहीं दिखाई दिए इस प्रचार में? प्रियंका गांधी, तो मोदी आ रहे हैं, अमित शाह, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में गए थे। सोनिया जी ने पार्टी को संभाल कर जो दिशा निर्देश देने थे वो दिए। प्रियंका गांधी जी की रणनीति ने राजनीतिक रूप से हमारे प्रचार को और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कैडर को रैलियों के माध्यम से मूव करवाया।
प्रियंका जी की रैलियों में जो जन सैलाब उमड़ा, वो इस बात को इंगित करता था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार सत्ता में पिछले 5 साल से है, वो जनमानस के अनुसार कार्य नहीं कर सकी, सब लोग परेशान थे। प्रियंका जी ने कई रैलियां की। अब जरूरी नहीं होता कि सभी के परिवार के लोगों को आगे कांग्रेस पार्टी के वहाँ कार्य करना है। जो भी एक नेता है, एक नेता हिमाचल की राजनीति और मतदाता बहुत समझदार है, उन्होंने प्रियंका गांधी को अपना ईमानदार सवाल है। मतलब राहुल गांधी आते, सोनिया गांधी आते, तो राहुल गांधी जी से भी अप्रोच किया था। थोड़ा सा मतलब जो सीट्स आप बोल रहे हैं कि हमारा पूर्ण बहुमत आएगा, उसमें इजाफा ही होता। नहीं, प्रियंका गांधी जी के आने से ही इजाफा हुआ है, राहुल गांधी जी के आने से भी इजाफा होता है, समय होता है, ये जरूरी तो नहीं है आप हर चीज़ को राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी से ही जोड़ के देखें। जब उनकी प्रियंका गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश में काम करने कांग्रेस पार्टी के अनुरोध को स्वीकार लिया कि मैं हिमाचल प्रदेश में काम करना चाहती हूँ, और लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया, फिर हिमाचल की जनता ने उनको स्वीकार कर लिया, उनके साथ अपना पन लगा, तो लोग उनकी बात सुनकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना। और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की जीत में हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी जी का बहुत बड़ा अहम रोल है कि उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में दोबारा से सरकार बनने जा रही है। अब आप बोल रहे हैं पूरा का पूरा श्रेय आप प्रियंका गांधी को दे रहे हैं, आपकी नेत्री हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी आपके नए ताज़ा अध्यक्ष बने हैं, उनके आने से क्या जो पार्टी की नीति है, रणनीति है, उसमें सुधार की संभावना है? नहीं, देखिए मेरी बात सुन, मल्लिकार्जुन खड़गे जी तब अध्यक्ष नहीं बने थे जब वो चुनाव की प्रक्रिया और रणनीति बनी हुई थी जी। वो हमारे चुनाव से 4-5 दिन पहले ही अध्यक्ष बने जी। तो निश्चित तौर पर जब वो अध्यक्ष बने तो उनका भी हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक गरिमा है, वो चुनाव प्रक्रिया से पूरे होने के बाद उनको जैसे ही समय लगा वो हिमाचल प्रदेश आए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। खड़गे जी भी आए, हमें तो जीत से मतलब है। अब जीत रही है कांग्रेस पार्टी और निश्चित तौर पर जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप 8 तारीख को जब परिणाम देखेंगे तो आपके साथ हम शामिल होंगे और आपको बताएंगे कि हमने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, और पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा की सरकार बन रही है। भाजपा बहुत कम सीटें लेने वाली है। तो उस दिन का हम इंतज़ार करेंगे, और जाहिर है कि उस दिन भी आप हमारे साथ होंगे, सूर्य समाचार के साथ होंगे। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या उनके जो समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे गुटबाजी इतनी है कि कांग्रेस अगर सीट्स ज़्यादा भी ले जाए तो भी सरकार भाजपा की ही बनेगी। लोटस, ऑपरेशन लोटस का नाम तो आपने सुना होगा कि आजकल बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जीत के किसी दूसरी पार्टी से आते हैं, फिर शामिल भाजपा में हो जाते हैं। तो ऑपरेशन लोटस हो सकता है हिमाचल में कि भाजपा के जो उम्मीदवार अपने आप को समझ रहे हैं मुख्यमंत्री के, उनको नहीं बनाया गया, तो वो धड़ा टूट सकता है। देखिए एक बात बता दूं, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ऑपरेशन लोटस हिमाचल में चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कैडर से 20-25 साल के ज़्यादा लोग चुनकर आ रहे हैं, और राजनीतिक दृष्टिकोण से उनके पास इतनी सीट्स ही नहीं आ रही है कि वो ऑपरेशन लोटस कर सके। कुछ 3-4 जगह इंडिपेंडेंट जीत कर आएंगे, कुछ जगह कांग्रेस की फुल मेजोरिटी आएगी। ये लोटस जो है, ये लोटस एक ही जगह स्थिर रहेगा, उसी स्थिरता से आगे कोई नहीं टूटने वाला और ना कोई बिकने वाला। हिमाचल के मतदाता इस चीज़ को बड़ा सीरियसली गंभीर लेते हैं, कोई नेता उनके साथ जाने वाला नहीं है। और ये चुनावों से पहले कुछ बातचीत हो रही, नेता आपके चले गए, देखिए इतने बड़े नेता थे, तो उनके नेता भी तो आगे। बीजेपी का हम लोटस को हम ही तोड़ देंगे, बीजेपी के लोग अगर आना चाहेंगे तो हमारा स्वागत है। अच्छा, हमारे पास भी ऐसे संपर्क में उनके नेता। हाँ हाँ, तो ऐसे मत घबराइए आप, वो बातचीत हो रही है, बातचीत जारी है। खुलासा तो नहीं करेंगे आप उसका? नहीं, खुलासा तो चुनावों के बाद करेंगे। हाँ हाँ, बीजेपी के लोगों को भी हम कांग्रेस पार्टी में ला सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में लाने की जरूरत ही नहीं। हाँ। ऐसी प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की पूरी मेजोरिटी आ रही है और मेजोरिटी से ज्यादा आ रही है। कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप मत घबराइए। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है 2-4 कदम आगे चल रहे हैं। मैंने ये भी सुना है कि आप जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम नहीं जीतेंगे, भाजपा नहीं जीतेगी, निर्दलीय जीतेंगे, तो उन लोगों को भी आजकल आप काफ़ी जादू की जप्पी देते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में जो लोग विश्वास करते हैं, पार्टी में जानते हैं कि ये एक ऐसी पार्टी है जहाँ सभी आदमियों को सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। बीजेपी से जीतेगा वो कांग्रेस की विचारधारा का कैसे होगा?
बीजेपी से जीत के कांग्रेस की विचारधारा का हो सकता है, क्योंकि उसको बीजेपी की विचारधारा उसमें पसंद नहीं आई, कांग्रेस में आ गया। अच्छा। उसमें क्या पसंद की बात है। हाँ हाँ। देखिए एक लेकिन मिनट, अगर विचारधारा की बात आपने वोटरों के साथ तो धोखा नहीं होगा ना वो। नहीं, वोटरों के साथ धोखा नहीं, विचारधारा की बात करनी है। हाँ हाँ। हिमाचल 97% हिंदू स्टेट है, अच्छा। और जिस विचार का प्रतिनिधित्व मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी करती है, वहाँ बीजेपी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है। हाँ हाँ। और जिस राष्ट्रीयता की बात ये भारतीय जनता पार्टी करती है हाँ हाँ। कि ये हम राष्ट्रवादी पार्टी है, हाँ। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जिसने देश के लिए बलिदान दिया। इंदिरा गांधी ने अपनी छाती में 36 गोलियां सही, राजीव गांधी ने बलिदान दिया। देशभक्ति की परिभाषा हमसे ये लोग पूछते हैं। और जो हमारे सबसे ज़्यादा जो शहीद हुए हैं हिमाचल की पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात में, वो हिमाचल के शहीद हुए, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो आप भारत माता की जय तो बोलते नहीं, जय श्री राम भी नहीं भारत बोलते। माता की जय राम बोलने में हमें क्या हर्ज है, जय श्री राम बोलने में हमें क्या हर्ज है। हाँ तो बोल दिया करो। हम तो सब लोग बोलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, विचारों की बात है। जो हमारे देवी देवता है, हमारी आस्था है, विश्वास है, उनको हम बोलते हैं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। ये तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, जो नैरेटिव सेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है, वो नैरेटिव इनका हिमाचल प्रदेश में, उस हिंदू राज्य में जहाँ 97% हिंदू लोग रहते हैं और जहाँ 97% जहाँ सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार रही है अपने उस नैरेटिव के द्वारा। अच्छा, चलिए मैं जो आपका ये कॉन्फिडेंस है इसकी दाद देता हूँ। बहुत साल पहले की बात है जब वीरभद्र सिंह हारे थे और धूमल साहब जीते थे, तो वीरभद्र सिंह और धूमल साहब दोनों साथ साथ में बैठे थे और एक फ़ोटो खींची गई। वो फ़ोटो बहुत वायरल हुई और लोग पूछ रहे थे कि इनमें से बताइए कि कौन सा मुख्यमंत्री जो है वो हारा है, कौन सा जीता है। तो जो लोग हिमाचल की राजनीति को ज़्यादा नहीं जानते, तो उस फोटो को देख के अंदाज़ा लगाना उनके चेहरे पे जो खुशी थी, चाहे वो धूमल साहब हों या वीरभद्र सिंह हों, वो बहुत थी। ना हारने का किसी का गम दिख रहा था, ना जीतने की किसी में एक्साइटमेंट। वैसी ही एक फ़ोटो एयरलाइन में वायरल हो रही है जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम और साथ में बैठे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। उस फोटो के क्या मायने निकाल सकते हैं? नहीं, कोई मायने नहीं निकालने हैं। हाँ। रविवार को 2 बजे अलायंस एयरलाइंस की फ़्लाइट आती है। हाँ। मैं जहाज़ का इंतज़ार कर रहा था जी। वो उतने में माननीय, मैं भी लास्ट में का सब पैसेंजर था। हाँ। उतने में माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए। हाँ। दोनों में चर्चा हुई, सीट खाली थी, दोनों एक दूसरे के अगल बगल में बैठ गए। राजनीतिक चर्चा होती रही कि तुम्हारी सरकार नहीं बन रही है, हमारी सरकार बन रही है, आपकी सरकार में वो ये क्या कह रहे थे, जयराम जी क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है। मैं बोला आपकी सरकार बनने वाली नहीं है। हाँ। तो हमारी सरकार बन रही है। हमने कहा हमारी सरकार बन रही है, आपके ये सभी मंत्री हार रहे हैं। अच्छा, आपने गिनवा दिए उनको, मंत्री भी गिनवा दिए और उनको ये भी बता दिए कि कहाँ कहाँ से आज़ाद प्रत्याशी आ रहे हैं। हाँ हाँ। और कहाँ कहाँ से उनके साथी भी हमारे संपर्क में हैं। तो अच्छा। इसलिए आप इस दृष्टिकोण को भी ना रखना। तो इसका उल्टा तो नहीं कि भाई नहीं, वो कह रहे थे कि ध्यान रख लेना, अगर बाई दी हम चुप जाएं तो नहीं। उनका देखिए, उन्होंने कहा कि हमारी तो सरकार अगर 38 की होगी तो मैं खुद बनाऊंगा। 28 पर कहते हैं अमित शाह जी बनाते हैं। उनका कहने का मतलब है कि जो लोटस वाली बात है, मतलब वो सफल होने वाले 28 के बाद आप 20 में पहुंच जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मतलब उनको भी थोड़ा सा ये है कि 28 पे रह सकते नहीं, हैं। ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कि हमने जनता के मत को तोड़कर अपना मत बनाना है। तो वो ज़्यादा दिन लोकतंत्र में चलता नहीं है। तो आपका जो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है कि आपकी सरकार बन रही है, इसमें आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में आई थी, उसका बोरिया बिस्तरा गोल हो गया, टिक ही नहीं पाई, अंत में तो बिल्कुल वहाँ से आप कहें कि वो गायब भी हो गए तो गलत नहीं होगा। उसके पीछे का क्या राज है? मुकेश अग्निहोत्री जी आए थे, वो कहते हैं हमने रोका उनको, हमारे क्योंकि जो इलाका है ऊना वाला और दूसरा, वहाँ पे आके उन्होंने फायरिंग की तो गुंडागर्दी नहीं चलने दी। तो कांग्रेस को श्रेय जाता है कि आम आदमी पार्टी को रोक। देखिए, हम खुद आम आदमी पार्टी, हमने लोगों को समझाया कि आम आदमी पार्टी कौन है। आम परिवारों से निकले हम लोग हैं। लोग उस चीज़ को, हमारी बात को सुन रहे थे। और आम आदमी पार्टी के जो बेसिक थे, कुछ बीजेपी वाले ले गए और कुछ हमने ज्वाइन करवा दिए कांग्रेस पार्टी में जी। और आम आदमी पार्टी का बहुत लंबा रास्ता है। हिमाचल की राजनीति को उनको अंडरस्टैंड करना है। ये प्रचार प्रसार के माध्यम से नहीं लोग चलते हैं। यहाँ जो मतदाता है हिमाचल का, जो प्रत्येक चुनाव में 75% से अबव वोट डालता है, एक अखबार को 10 बार पढ़ता है, सोशल मीडिया के ज़माने में एक वीडियो को 10 बार देखता है, फिर उस पर चर्चा एक आदमी नहीं करते, 10 आदमी चर्चा करते हैं। हिमाचल में
31 लाख की पॉपुलेशन में 19 लाख परिवारों में सभी लोग राजनीति चर्चा करते हैं। टीचर की राजनीति लग गए, सरकारी कर्मचारियों की राजनीति लग गए। आप तो खुद विश्वविद्यालय में रहे हैं कि माल रोड पर सभी हिमाचल की चर्चा हो जाती है। छात्रों की राजनीति लग गए, मजदूरों की राजनीति लग गए, आंगनबाड़ी वालों की अलग राजनीति, सब प्रकार के राजनीतिक लोग हैं वहाँ। किसानों की राजनीति लग गए। कोई आपको राजनीति इंटेलेक्चुअल मतदाता है, बहुत समझदार मतदाता है। तो एक सवाल ये बनता है कि जो इंटेलेक्चुअल मतदाता के पास आप जा रहे हैं या भाजपा जा रही है, दोनों ही पार्टी को मैं कटघरे में खड़ा करता हूँ, आप लोगों ने जो पॉलिसी जो अपना ली है वो अपना ली है आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की, कि फ्री के सपने दिखाओ, वोट पाओ और कुर्सी पे बैठ जाओ। मसलन जैसे आपने कह दिया कि हम ओपीएस देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे, 70,000 करोड़ रुपए का आप कर्ज बताते हैं सरकार पे, तो वो ओपीएस कैसे लागू हो पाएगी, पैसा कहाँ से लाएंगे आप? पहले तो ओपीएस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। वो समझाइए हमें। मैं वही समझाना चाहता हूँ। और जो आप बोलते हैं फ्री की, जैसे आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी तो पंजाब और दिल्ली में जो फ्री की बिजली दे रही है वो तो खरीद कर दे रही है, खरीद कर दे रही है। यानी कि वो खरीदते हैं फिर वो आम अपने जनता को देते हैं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसे ही राज्य है जो बिजली बेचकर भी पैसे कमाता है। इलेक्ट्रिकल सरप्लस हमारे पास है, बिजली की सप्लाई हमारे पास हिमाचल सरकार की आय का एक साधन है। 12,000 मेगावाट बिजली हम पैदा करते हैं। आय का एक साधन हिमाचल सरकार का अलग है, हिमाचल बिजली बोर्ड का अलग चीज़ है। पहले इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जो भी प्राइवेट प्रोजेक्ट लगता है, चाहे एनटीपीसी है, एसजेवीएनएल है, एनएचपीसी है, जो भी है, या कोई जेएसडब्ल्यू वगैरह आए हैं, जो भी प्राइवेट प्रोजेक्ट वहाँ लगे, चाहे जेपी के थे, उनसे हम क्या करते हैं कि जब वो प्रोडक्शंस में आते हैं तो हमारा उनके साथ एमओयू है कि आप 12% पहले 12 साल में फ्री बिजली देंगे। हमारा तो कोई पैसा नहीं लगा, 12% हमने उनसे ले ली, और नेक्स्ट 30 साल में आप 18% देंगे। 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट हमारे को वापस आ जाएगा। तो उस बिजली को बेचकर हिमाचल सरकार का तकरीबन 2200-2300 करोड़ रुपया कमाती है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो अभी तक वापस आ चुका है? आएंगे, आ रहे हैं। नहीं, बिजली मिलनी शुरू होगी ना। हाँ, वो तो शुरू से मिल जाती है। हमारे को एसजेवीएनएल से मिलती है, करोड़ों रुपया मिलता है। हमने अंदाज़ा लगाया कि जब हम बिजली बेचकर 3,000 या 2,500 करोड़ रुपया हम कमाते हैं, तो हमारे 19 लाख परिवारों को अगर हम 300 यूनिट बिजली दें तो कितना खर्चा आएगा। तो हमने अंदाज़ा लगाया और उसमें पाया कि 20-25% हम अपने लोगों को दे सकते हैं, इस तरह फ्री बिजली देंगे। ओपीएस की बात करना चाहूँगा। ओपीएस क्या है? जिन लोगों ने, जिन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने हिमाचल के विकास की गाथा लिखी है, जो रोड्स बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, स्कूल बने हैं, सब चीज़ें बनी हैं, उसमें कहाँ योगदान है? इन्हीं सरकारी कर्मचारी और अधिकारी का। जब वो बुढ़ापे में जा रहे हैं, अब जो समाज बदला है कोरोना के बाद और समाज की सोच बदली है, उस सोच के अनुसार वो बुढ़ापे में अकेले रह रहे हैं। बच्चे आजकल साथ नहीं रहते, उनको कैसे सुरक्षा दी जाए? हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम 60 साल से ऊपर हर एक आदमी को 1,500 रुपये की पेंशन दे रहे हैं, और जो रिटायर हो रहा है उस एज में उसको हम बोल रहे हैं कि हम तुझे पैसे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हम उन्हीं से मिलकर, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से, उन्हीं का पैसा इकट्ठा करके, उन्हीं से पैसे काट कर उनको हम अगले 30 साल की अश्योर्ड ओपीएस देंगे, ताकि उनको जीवन में ये लगे कि हर महीने मेरे पास इतना अमाउंट आएगा और मैं इससे अपना जीवन यापन करूँगा। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ ओपीएस है। जी, चलिए, ये मैं मान लेता हूँ फॉर्मूले आपके जो दोनों हैं धरातल पे उतरे और हिमाचल की नहीं, धरातल में उतरेंगे, ये कोई चिंता ना करिए आप। धरातल में आपको मुकेश जी उतारेंगे भी, और जो हमने कहा है उसको करेंगे भी। जी, तो मेरा अगला सवाल है, एक आपने और घोषणा कर दी है, जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने पंजाब में हर एक महिला को 1,000 रुपये देने की घोषणा की थी। बहुत भारी बहुमत से उन्होंने चुनाव जीता। आपने 1,500 रुपये देने की बात कही है। आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है, तो उसमें क्या हो गया? वो अच्छी बात की हमने। कहाँ से दोगे? हम 60 साल से ऊपर आपको बताना चाहेंगे। हाँ, वो तो आप दे रहे हैं। 60 साल से ऊपर के लोगों को हम सबको दे रहे हैं। अब 18 साल से ऊपर वाली महिलाओं को बोला है हमने, क्या हमने पुरुषों को नहीं बोला? पुरुषों को क्यों नहीं दे रहे? 60 साल से मैं आपको बता रहा हूँ ना, 60 साल नहीं, उनको 60 साल से ऊपर वालों को तो हम दे रहे हैं। उसमें पुरुष भी है, महिला भी है। 1,500 दे रहे हैं ना। अब हमने महिलाओं को बोला, महिला कैसे आत्मसम्मान जिंदगी जिए, और कैसे हिमाचली को, एक महिला को लगे कि हर महीने सरकार से मुझे 1,500 रुपये आना है। उसके स्रोत क्या होंगे, हम पैसा कहाँ से लाएंगे? आपका कहने का मतलब ये है। तो उस पर 2-2,500 करोड़ खर्चा होगा। जितना करप्शन 2-2,500 करोड़ खर्चा आएगा। एक साल में होगा? साल में। हाँ। तो उस पैसे को कहाँ से लाना है? तो कई माध्यम है।
हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि कहाँ हमने भ्रष्टाचार को रोकना है, करप्शन को रोकना है, कहाँ हमने लोगों की सेवा में कैसे धन को बचाना है, कहाँ फजूल खर्ची कम करनी, वो सब चीज़ें हो जाएगी। और हिमाचल की जनता जानती है, अगर कहा है तो करना पड़ेगा, वरना अगली बार दर्शन नहीं होंगे। नहीं तो वो तो हिमाचल की रीत है ना, वो वही तो अमित शाह बोल रहे हैं और मोदी जी बोल रहे हैं या भाजपा बोल रहे हैं कि ये रिवाज बदलना है कि 5 साल रिवाज किस चीज़ का बदलेंगे? वो रिवाज तो तब बदले ना कुछ किया हो। क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी सोलन में कहा कि 5 साल हमें दो मौका, तो 5 नहीं, साल प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि 5 साल हिमाचल की नई सरकार नई सोच को मौका दो। उन्होंने कहा नया परिवर्तन आया है, नई व्यवस्था आ रही है, हम सत्ता के लिए नहीं चाहते हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। और उन्होंने ये बात की। इन्होंने कहाँ से रिवाज बना? इनके पास तो 5 साल थे, हमने 1500 बोला, बोलते हम स्कूटी देंगे। इनका घोषणा पत्र तो देखिए किस सोच में चल रहा है। स्कूटी दे देंगे, इनके पास तो केंद्र की तो अभी तक क्यों नहीं दी? 5 केंद्र की सपोर्ट भी है। केंद्र की सपोर्ट होती, 70,000 करोड़ में से 10,000 स्पेशल ग्रांट लेते। आपके सचिवालय के एक बहुत ही उच्च पद पे हैं, ये सवाल मैंने मुकेश जी से भी पूछा था। वो कह रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई यहाँ पे, तो अभी जो माली हालत है हिमाचल प्रदेश मैं की, जानता वो ऐसे है कि 2 महीने में सैलरी वाला जो जुगाड़ है वो भी खत्म हो जाएगा। ये कंसेप्ट आप छोड़ दीजिए कि सैलरी वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ये प्रदेश चलेगा, ये प्रदेश चलेगा भी और दौड़ेगा भी। नई नीति, नई सोच के साथ, नई व्यवस्था के साथ ये प्रदेश दौड़ेगा। आज मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, शाह कहते हैं, हिमाचल प्रदेश को दिया क्या आपने? हिमाचल प्रदेश में 70,000 करोड़ का कर्ज हो गया, आप स्पेशल 10,000 करोड़ की स्पेशल ग्रांट देते, हम मान जाते। राजीव गांधी जी ने दी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी हमारे को स्पेशल ग्रांट दी थी। पर हिमाचल प्रदेश में मोदी जी ने कहा, हमेशा कहते कि मेरा घर है, पर घर वालों को कर्ज के नीचे डुबो के चले जाते हैं, कर्ज के बोझ के नीचे हर हिमाचली को डुबो के चले जाते हैं। भाषण के अलावा और जुमलों के अलावा हिमाचल की जनता को भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल में सरकार ने कुछ नहीं दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा यहाँ से है, अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय स्पोर्ट्स केंद्रीय मंत्री है। एक नेशनल लेवल का वो अगर कोई केंद्रीय मंत्री होने के नाते कोई ऐसा अच्छा कार्य कर जाते तो हिमाचल को अच्छा लगता, लेकिन वो कर ही नहीं पाते, इनकी चलती नहीं। देखिए, अब अटल टनल का इनिशिएटिव आप कहेंगे इंदिरा गांधी ने लिया, नींव पत्थर सोनिया गांधी ने लिया। अटल टनल, हाँ, जिसको आप रोहतांग टनल कहते हैं, जी, उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। तो कंटिन्यू प्रोसेस है। देखिए, अटल टनल बनाने के लिए ये सपना इंदिरा गांधी जी के समय का था और सोनिया गांधी जी ने उसको अमली जामा पहनाया, बजट एलोकेट किया, 10,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया था उस समय, और भी बॉर्डर्स रोड्स के लिए। इसी के लिए नहीं, इस पे तो 4-5 हज़ार। 2010 की बात है। 2010 की फाउंडेशन स्टोन हुआ, कांग्रेस की देश में सरकार थी, फाउंडेशन स्टोन हुआ, फिर वो बनने में टाइम लग गया। हमारी सरकार चलेगी तो मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया इसका उस वक्त, और उसमें मोदी जी अकेले ही गए, बेचारे और भी नहीं गए उद्घाटन, सारे गए, वो बेचारे बाहर ही रहे। नहीं, वो तो बाहर प्रोटोकॉल होता है ना। अकेले वो वहाँ अंदर हाथ हिला रहे थे, वो वहाँ सुरंग के अंदर किसको हाथ हिला रहे थे? नहीं, वो तो जनता थी बाहर। चलिए, इस बात पे हम नहीं पढ़ते हैं और आगे चलते हैं कि अब जो टूरिज्म की हम बात करते हैं। टूरिज्म मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, मैं टूरिज्म का स्टूडेंट रहा हूँ। हमारा ये मानना है कि हिमाचल का जो हर कोना है वो अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अधिकतर जो सरकार रही हिमाचल प्रदेश में वो कांग्रेस की रही। बीच में जब पहली बार भाजपा की आई तब सुखराम जी की पार्टी की 4 विधायकों को यहाँ पे लेके आए, उसके बाद धूमल साहब रहे 10 साल तक, लेकिन अधिकतर शासन आप लोगों ने किया। आपने टूरिज्म के लिए क्या किया? अगर आप ईमानदारी से मानते हो कि कुछ नहीं किया तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, टूरिज्म की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जो टूरिस्ट आता है, बच्चों वाला टूरिस्ट आता है, बुजुर्ग टूरिस्ट आता है, यंगर जनरेशन्स का टूरिस्ट आता है, उसको हम 2 या 3 दिन से ज़्यादा रुकवा ही नहीं सकते हिमाचल में। तो हमें तो पहले ये स्टडी करना है कि वो कम से कम 1 हफ्ता लगाए, ताकि हिमाचल में जो खर्च करके जाएगा उससे हिमाचल का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। उस दृष्टिकोण से हमें टूरिज़्म के ऐसे प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे ताकि वहाँ आके आदमी महसूस करे कि मैं हिमाचल गया हूँ, हफ्ता 10 दिन लगा के जाऊँगा, 3 दिन में भागूंगा नहीं। तो ऐसी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी जो उनकी सोच में हो। तो कौन करेगा डेवलप? वो आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार जब 8 दिसंबर के बाद करेगी तो कांग्रेस करेगी। कुछ है दिमाग में? बहुत टूरिज्म ही है दिमाग में।
साझा कीजिए ना थोड़ा। तो साझा करने के लिए कई ऐसे प्रोजेक्ट है, हमें टूरिज्म सिटीज़ बनानी पड़ेगी, 2-2 3-3 किलोमीटर में 24 आवर्स का टूरिज्म रखना पड़ेगा कि जब आए, और हमारे को एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ बनानी पड़ेगी, हेलीपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे हेलीपोर्ट चंडीगढ़ से हर 1 घंटे में हमारी फ़्लाइट्स जाए, कुल्लू जाए, मनाली जाए, धर्मशाला जाए, कसौली जाए, ताकि 15-20 मिनट में आपको इस चीज़ का ज्ञान है कि हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बेसिक पहुंचने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? में हमने हेलीपोर्ट अभी 4 बना दिए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हम हेलीपोर्ट से जोड़ेंगे, और ये कोई अच्छा एयरपोर्ट बनाएंगे जिससे हमारे को बड़े जहाज भी उतर सके, और वहीं से एयरपोर्ट से हम हेलीपोर्ट की भी सुविधा और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम उपलब्ध करवाने जाएंगे, ये सोच है। अभी जहाँ पे भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पे कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे केंद्र उनको सपोर्ट करता है। कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो जाहिर है अभी केंद्र में तो भाजपा की सरकार है, तो आपको सपोर्ट मिलेगी ऐसी उम्मीद है? बिल्कुल मिलेगी। हाँ, उनको जब आप कह हमारा रहे हो कि हक तो देना भाजपा ही वालों पड़ेगा। को ही नहीं दिया तो आपको क्यों देंगे फिर वो? नहीं, उनको नहीं आया ना लेना, हाँ, हम अच्छा। तो अपना हक लेना जानते हैं। कैसे मांगोगे? मांगेंगे, अच्छा, सब तो क्या- चीज़ें सब तरीके से मांगेंगे। तो क्या यूनिवर्सिटी स्टाइल में आप? नहीं यूनिवर्सिटीज नहीं मांगेंगे, अपने कन्विंस करेंगे। हमारे जो अधिकारी है, बुद्धिजीवी अधिकारी होते हैं, उनसे कन्विंस करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे और सरकार से प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। इस सरकार ने तो, जयराम जी की सरकार ने 5 साल में अपनी सरकार से भी कुछ नहीं मांगा। अगर मांगा होता तो ये हाल नहीं होती। आपके राज्य के जो बागवान हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं, बहुत अच्छी सेब उगाते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाती है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन नहीं, हैं वो भी आपकी बात है। काबिज हो गए देखिए, वहाँ पे। अब बागवानी में हमारी एप्पल क्रॉप सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, उसको कैसे विकसित करना, सबसे पहले तो वह सीए स्टोर बनाने की ज़रूरत है, ताकि मार्केट जब डाउन होती है तो किसान जो है वो अपने सेब का उचित मूल्य मिले। उस दृष्टिकोण से हमें काम करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमें सुधार लाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हम रोड्स, पहाड़ काटने की जगह टनलिंग पर जाना पड़ेगा। बहुत जल्दी हमें टनलिंग पर के लिए नीति बननी चाहिए ताकि डिस्टेंस शॉर्टर हो। और जब हम टनलिंग पर जाएंगे, डिस्टेंस शॉर्टर हो, क्योंकि एक टनल बनाने से ही हमारे, देखिए आपने, अटल टनल बनाने से ही हमारे 8 आवर्स का डिस्टेंस शॉर्ट हो गया। वो तो शॉर्ट हो गया, लेकिन अभी मैं 50 चुनाव के दौरान शिमला गया था। वो तो रोड ही गलत बनाया। मैं आपके इस बात से, कालका से लेकर कालका से सोलन तक के पता नहीं, कालका से भारत सरकार सोलन, को भी इसमें सोचना चाहिए हाँ, कि वो किसने उसको 103 अपनी सुरंग है, वहां से लेकर होटल तक मैं आपकी पहुंचना बात से, था। मैं आपकी उसी में 1 घंटा लग नहीं, गया। वो NHI, वो गडकरी जी को सोचना चाहिए, NHI वाले हैं कि पहले की परमाणु से लेकर सोलन की अलाइनमेंट किसने की। वो अगर वही पुरानी टेक्नोलॉजी वाले रोड उसी में बनने थे, यूं जिग जैग वाले रोड, जहाँ स्पीड ही आपकी 30 और 40 होती है, कई जगह तो ऐसे शार्प मोड़ है कि गाड़ी पलट सकती है। तो हमारे जो अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे, इस किस प्रकार का सर्वे हुआ है? सबसे गंदा रोड जो बना है वो सोलन से परमाणु का है। परमाणु से अच्छा तो थोड़ा आगे बन रहा है, ठीक बन रहा है, उसमें विड्थ भी ठीक आ रही है, शोल्डर्स भी ठीक आ रहे हैं, कंक्रीट भी ठीक हो रही है। लेकिन जो परमाणु से सोलन रोड है तो उसी रोड को पहाड़ काट के चौड़ा करने की नीति से काम किया गया, और वो जिगजैग वाला ही रोड है अभी भी। जो ये चीज़ गलत है। रेल अपनी बनी है कालका से लेकर शिमला तक, जिसमें 103 सुरंगें आती हैं। भलकू होते थे, भलकू के नाम से म्यूजियम भी है, और भेड़ें चराने वाले व्यक्ति थे, वो चायल में रहते थे। उनके दिशा निर्देश में अंग्रेज़ों ने वो बना दी, बिल्कुल स्टिक बनाई ना, अच्छी बनाई। अपने पास क्या ऐसे इंजीनियर ही पैदा नहीं हुए कि नहीं, जो इस चीज़ मतलब को 1 इंच रेलवे लाइन हिमाचल में बढ़ा सकते हो? 1 इंच नहीं बढ़ी है आज़ादी के बाद। ये तो मोदी जी ने भी कहा था जब 2014 में। मोदी जी को छोड़ो ना, मोदी जी को तो वो मोदी देश जी के तो देश के प्रधानमंत्री है ना, उन्होंने कहा था, मैं उनकी बात सुनाना चाहता हूं। 2014 में आए। नहीं, हम तो आपको 2014 से पहले क्या हिंदुस्तान था नहीं? जब हमने गलती की, हम हिमाचल नहीं था। नहीं था, मैं आपको चिपता रहा हूं। उन्होंने कहा था सत्ता आपकी थी। नहीं, उन्होंने क्या कहा था सुनो, कि 50 साल से एक रेलवे लाइन बन रही है तलवाड़ा अंब वाली। 50 साल हो गए उसको, 1971 से बननी स्टार्ट हुई, अभी तक पूरी नहीं हुई। कितने किलोमीटर है? 42 किलोमीटर से। 8 साल उनको भी हो गए, 50 के 58 साल हो गए, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जहां हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को दूर करते हैं तो इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है। आपने कई बार सुना होगा कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट लाएंगे, कि यानी कि जो सड़क बनाने वाला एक्शन है, इंजीनियर है, वो उस क्वालिटी का जस्टिफाई करेगा कि इस क्वालिटी की है और ये इतने साल रहेगी।
जब हम तक हम बिजली की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वाटर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अब इस दृष्टिकोण से नई जनरेशन सोचती है और नई जनरेशन को सोचने का अधिकार है। इस ढंग से हम आगे करेंगे। और जो रेलवे लाइन की बात है, रेलवे सेंटर के सब्जेक्ट है, रेलवे स्टेट सब्जेक्ट तो है नहीं। अब हम रेलवे के लिए पैसा दे रहे हैं, आपको एक इंच नहीं है जो हमने कांग्रेस ने किया। भानुपली से बैरी बिलासपुर रेल बन रही है, उसमें हम 3,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। ज़मीन एक्वायर करके हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है, उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 50% हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है। जब रेलवे वालों से पूछा गया कि इतना पैसा देने के बाद हमारा रेवेन्यू शेयरिंग क्या होगा, तो बोलते आपको रेवेन्यू शेयरिंग देंगे नहीं, रेलवे तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है, पैसा हमारा लगा, सब कुछ हमारा लगा, और सीमेंट डूलेगा इंडस्ट्रीज़ का और फ़ायदा उनको होगा। जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो भी एक समय में अच्छी उभर के सामने आ रही थी डालडा घाट में। कैसी सीमेंट इंडस्ट्री है जहाँ सीमेंट हिमाचल में महंगा मिलता है, पंजाब में सस्ता मिलता है? तो पता नहीं किस प्रकार की नीतियां लेकर आए थे। ये तो आपके समय में ही आई थी। हमारे समय में भी आए, पर मैं तो ये चीज़ बोल रहा हूँ, जो चीज़ गलत है वो गलत है। हमने सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए तो रेलवे लाइन पहुंचा दी वहाँ बैरी तक। किस इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा? एसीसी को फ़ायदा होगा, आपके अंबुजा को होगा, आपकी इन सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। किसी न किसी उद्योगपति को नहीं, तो होगा ही। उद्योगपति को स्पेशल फ़ायदा देने के लिए हम 3,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, और सीमेंट हमको मिल रहा है 450-500 रुपये महंगा, और पंजाब में उसके लिए कोई रास्ता मिनरल्स हमारे हैं, उसके लिए रास्ता निकालेंगे। हमने तो कहा है कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए हम अपना भानुपली से बैरी लाइन किसके लिए बिछाई हमने, चाहे किसी ने भी बिछाया, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन किसके लिए बिछाया? इंडस्ट्रीज़ लेके। इंडस्ट्रीज़ को हम 3,000 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। लैंड एक्वायर करने में हमारे 1,800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन बिछाने के लिए हमारे से पैसे लिए जा रहे हैं। बद्दी में रेलवे लाइन बिछ रही है, उसका 50% हम पे कर रहे हैं, और हमको रेवेन्यू शेयरिंग मिल ही नहीं रहा। तो ये किस प्रकार के समझौते हुए हैं? उससे सिर्फ भानुपली बैरी में कौन लोग रहते हैं? सिर्फ 20,000 की पॉपुलेशन नहीं है वहाँ तक। हम आपके हिसाब से अभी और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आप की सरकार अगर बनती है और आप हमारी सबसे माइनिंग इंडस्ट्रीज जाते हैं? हमारी माइनिंग इंडस्ट्रीज़ है, हमारी हाइड्रो इंडस्ट्रीज़ है, हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ है। ग्रीन हाइड्रोजन पर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। ये आने वाले जनरेशन्स के लिए होगा, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। पार्टी में जब सरकारें होती हैं वो किसी पार्टी की नहीं होती, वो हमारे 19 लाख परिवार 71 लाख की जनसंख्या के लिए होगी। ऐसा नहीं है। अब वक्त की बात है, जब सरकार बनेगी उसमें कैसे परिवर्तन आते हैं, कितने संसाधन हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ईमानदार सवाल पूछ रहा हूँ, ईमानदार जवाब भी मिल देंगे। साक्षात्कार में बैठे हैं और साक्षात्कार में ये पूछा जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू में ऐसी कौन सी खासियत है कि जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखे? नहीं, मेरे को तो देखिए, वो जनता ने नहीं फैसला, जनता तो फैसला कर चुकी है। हाँ। वो तो विधायक बनाएगी, विधायक चुनेंगे। हाँ। अब वो आने वाले वक्त में हाईकमांड क्या सोचता है, इसका फैसला तो हाईकमांड ही करता ही है। हाईकमांड तो फिर जो विधायक कहते हैं वही। हाँ, तो जो विधायक कहेंगे उसमें जिसके विधायक कहेंगे उसके हिसाब से हाईकमांड जो कहेगा, तो निश्चित तौर पर उसका कोई ना कोई फ़ायदा। फिर भी जैसे अपनी वो होता है ना कि आपकी खासियत है कि आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, आप ईमानदारी वाली छवि आपकी रही है, तो ऐसा कुछ बताइए ना हमें कि आप पे लोग विश्वास कर सकें, क्योंकि अभी वो वाली चीज़ें तो होनी है भविष्य में। जो लोग देखिए, मैं विश्वास हिमाचल की जनता हम पर करती है, और ये आने वाले समय में जब चुनावों के परिणाम लगेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और ये विश्वास हम पे से तात्पर्य सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात कर रहे हैं? कांग्रेस नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, व्यक्ति नहीं हूँ। अच्छा। मैं कांग्रेस पार्टी में हम हम सब लोग हैं। हाँ। जो भी विधायक चुनकर आएगा उसकी इच्छा होती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। मैं ही नहीं, और भी विधायक हैं, पर उससे पहले हम सबको विधायक चुनकर आना है। फिर विधायकों में भी अपना विश्वास जीतना पड़ता है। फिर जो विधायक विश्वास के साथ खड़े होते हैं, फिर हाई कमांड का भी विश्वास जीतना पड़ता है। हाई कमांड के साथ उसका अनुभव भी देखना पड़ता है कि क्या संगठन में इतने साल से जो लोग रह रहे हैं, क्या उनको आगे लाना है कि नहीं लाना है। जो हमारी संस्थान खुलते हैं, चाहे NSUI है, यूथ कांग्रेस है, जहाँ से लोग बनकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में है या और जगह है, वहाँ से लोग निकल कर आते हैं, उन संस्थानों के लोगों को कैसे आगे लाना है, ये तो हाई कमांड ने सोचना होता है। तो अभी पिछले दिनों हमने देखा कि जो जितने भी आपके वरिष्ठ नेता हैं, जो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे उनके समर्थक उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, जाहिर आप नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपका भी जो समर्थन है वो लोगों से मिला है, आपके आसपास के विधायक होंगे, जनता होगी। तो आप जब हम की बात करते हैं तो फिर अकेले जा जाकर क्यों मिलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को,
प्रियंका गांधी को, चाहे आप हो, मुकेश नहीं, मैं तो नहीं हो। मिला प्रियंका गांधी जी हाँ, को। हाँ, मैं खड़गे जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हाँ। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मिला, और मेरा दायित्व बनता है। हाँ, मैं पार्टी का कैंपेन कमेटी का हेड था, तो मैं उस समय मिल नहीं पाया उनसे। हाँ। फर्स्ट टाइम मिला तो दायित्व ये मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं मिल रहे थे। हाँ, हाँ। हम उनसे कटसी कॉल होती है, शिष्टाचार भेंट होती है, उस ढंग से इस बार इलेक्शन का मुख्यमंत्री बनने का सब्जेक्ट आएगा आपका 8 तारीख के बाद। अच्छा, 3 बजे के बाद, 8 तारीख 3 बजे के बाद। अच्छा, तब आप मुझसे सवाल पूछना। जी जी, अभी आखिरी सवाल है मेरा। इस बार जो इलेक्शन का आपका मैनेजमेंट रहा, राजीव शुक्ला वहाँ पे रहे, और जो प्रभारी हैं उनका कितना रोल रहा, और हिमाचल राजीव शुक्ला जी का बहुत अच्छा रोल रहा। प्रभारी का जो कर्तव्य होता है उस दायित्व का उन्होंने निर्वाह किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छे हमारे सब प्रकार से वार्तालाप होकर एक रणनीति के तहत हमने कार्य किया, और निश्चित तौर पर कांग्रेस की वहाँ सरकार बनेगी। मतलब अगर सीट्स पूरी आती हैं तो फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ, ऑपरेशन लोटस की कोई आशंका नहीं है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सीट पूरी ही आ रही है, आप निश्चित रहिए कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी की बहुत कम सीटें आने वाली है। मैं किसी का लोटस पता नहीं क्यों मेरे को बार बार मेरे लोटस यहाँ चलने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ संगठन से निकले हुए लोग हैं। ये पद के पीछे ज़्यादा घूमने वाले लोग नहीं है। यहाँ लोग पार्टी में सेवा भाव से आते हैं, ये नहीं कि 5 साल की राजनीति। चलो, उम्मीद करते हैं कि ये वाली जो भावना आप व्यक्त कर रहे हैं यही आपके जो बाकी लीडरान बाकी करेंगे, डोंट वरी। हाँ, तो द मुकेश राजपूत शो में आप आए और हमारे जो सवालात थे बेबाकी से आपने उनका जवाब दिया। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आने वाले समय में आप एक बड़े चेहरे के तौर पे हिमाचल के उभरें, और मुख्यमंत्री की दौड़ में आप शामिल हैं, तो उसके लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं। फिलहाल जो द मुकेश राजपूत शो है इसको हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। समाचार, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आपके नाम से सब परिचित हैं, आपके काम से सब परिचित हैं। परिचय बस मैं इतना जानना चाहूँगा, इस वक्त जो शख्स मेरे सामने बैठा है कौन है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होके हटा है, और हमें जिम्मा था हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का। मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी ने जब आज से 5 साल पहले मुझे विधायक दल का नेता बनाया था, तो मुझे एक ही जिम्मेवारी दी थी कि 5 साल के बाद हमें सरकार चाहिए जी। हमने उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की तरफ अग्रसर है। चंद ही दिन रह गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का शासन समाप्त होगा और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। तो इस वक्त हम क्या समझें कि इस वक्त जो मेरे सामने शख्स बैठे हैं मुकेश अग्निहोत्री, ये होने वाले मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, ये मैं मान सकता हूँ? नहीं, देखिए, ये फैसला कांग्रेस हाईकमान को करना है। मैंने कहा कि मुझे जो जिम्मा दिया था मैंने उसका निर्वहन किया है, बाकी सब हाईकमान के विवेक पे निर्भर है कि क्या फैसला करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन हमें इस बात से संतोष है कि हमने अपना काम पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, पूरी तपस्या, त्याग और संघर्ष से आज हमने ऐसे हालात खड़े कर दिए कि केंद्र में भाजपा की सरकार, हिमाचल में भाजपा की सरकार, जो क्लेम करते थे डबल इंजन सरकार, उनका डबल इंजन सीज करके हमने वहाँ पे नई गाड़ी के चलने का रास्ता प्रशस्त कर लिया है। इसका जो सारा का सारा श्रेय है वो आपको दे दें, या ये जो डबल इंजन वहाँ पे चल रहा था वो अलग अलग साइड में लगा हुआ था, एक उधर को खींच रहा था, एक इधर को खींच रहा था, तो जो गाड़ी है वो थोड़ी सी परेशान होगी कि किस तरफ जाऊँ मैं? वोटर्स की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, ये जो हालात खड़े हुए हैं, कोई एक दिन में हालात नहीं खड़ा हुआ है।
ये पूरे 5 साल की स्ट्रेटजीज हैं, 5 साल का संघर्ष है। 5 साल भाजपा सत्ता में थी, हम विपक्ष में थे। विधानसभा के भीतर और बाहर की लड़ाई, जनता में विश्वसनीयता, वो सब जब चलता रहा, उसके बाद आज ऐसा समय आया है जिसमें कि लोगों ने कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाया है। और ये जीत कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम कर रही थी कि हमें जो है देश में हराने वाला कोई नहीं है, उस स्थिति में ये एक नई शुरुआत हुई है। तो इसलिए फैक्टर्स अनेक हैं, एक नहीं अनेक फैक्टर्स हैं। हमने सेमीफाइनल जीता था, आपको याद होगा, चंद महीनों पहले हमने वहाँ पे सेमीफाइनल जीता। वहाँ पे हमने मंडी की संसदीय सीट का चुनाव हुआ, हमने भारतीय जनता पार्टी ने से वो सीट छीनी और भाजपा का क्लेम था कि मंडी हमारी है। हमने वो तो कहा जा रहा है कि उसमें तो जो वीरभद्र सिंह का जो सिंपैथी, देखिए हर चुनाव में फैक्टर्स कुछ भी होते हैं, लेकिन हमने चुनाव जीता। वो तो अपनी अपनी स्ट्रेटजीज हैं कि किसको लड़ाना है, कौन सा फैक्टर चलेगा, ये तो पार्टियों की रणनीतियां हैं। लेकिन हमने मंडी की सीट जीती, जबकि जब बीजेपी ये क्लेम कर रही थी कि मंडी हमारी है, हमने कहा ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद हमने वीरभद्र सिंह जी की सीट खाली हुई, हमने वो सीट जीती। फिर हमने सुजान सिंह पठानिया जी की सीट खाली हुई, वो सीट जीती। फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र बरागटा जी की सीट खाली हुई, हमने वो सीट जीती। चारों सीटें हमने जीती और सत्ता का सेमीफाइनल जीतने के बाद आज हम सत्ता का फाइनल में भिड़ंत थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री से लेके केंद्रीय मंत्रियों की लंबी फौज, पूरे राज्यों के एमएलए और उसके बाद धनबल, जो भी शक्ति इनके पास थी इन्होंने लगा ली। वो उनका प्लस पॉइंट था, आप उसको माइनस पॉइंट क्यों गिना रहे हैं? उनके जो नेतागण हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, अमित शाह हों या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हों, वो चुनाव है वहाँ पे जा रहे हैं। कांग्रेस में हमने देखा कि जो आपके बड़े नेता हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इन्होंने हिमाचल चुनाव से दूरी बना के रखी। प्रियंका गांधी जी कुछ नजर आई, तो ये तो आपका वीक पॉइंट है, इसको प्लस पॉइंट आप कैसे बता सकते हो? ऐसा नहीं है। प्रियंका गांधी जी की भूमिका हिमाचल के चुनाव में निर्णायक रही है। उन्होंने समय दिया, हम उनके आभारी हैं, और उन्होंने हिमाचल के मुद्दों को जनता के समक्ष रखा और जनता में एक्सेप्टेंस हुई उन मुद्दों की। तो इसलिए प्रियंका गांधी जी या भूपेश बघेल जी या फिर राजीव शुक्ला जी, इन लोगों ने हमारे चुनाव को परिणति पे ले जाने के लिए निर्णायक भूमिका अदा की है। इसलिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को कोई दिल में मलाल नहीं रहना चाहिए था कि भाई किसको और किसी को बुला लेते तो शायद हम जीत जाते। मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आप पक्के कांग्रेसी हैं, वीरभद्र सिंह के आप सबसे खासम खास पत्रकार से आपने करियर शुरू करके फिर आपने इसमें राजनीति में आए, बहुत करीब उनके माने जाते थे। तो थोड़ा दुख नहीं हुआ कि मतलब सोनिया गांधी आती या राहुल गांधी आते तो शायद, जैसा कि आप कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, सीटों में इजाफा हो जाता, वोट का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता? नहीं, देखिए प्रियंका गांधी जी आई, प्रियंका गांधी जी ने, मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। ऐसा है कि हर नेता हर जगह नहीं आ सकते, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने हमें समय दिया और प्रियंका गांधी जी की बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई और उन्होंने हिमाचल के मुद्दों को उठाया और हिमाचल के मुद्दों, लोगों की नब्ज को टटोला और उसके मुताबिक जो है आगे काम हुआ। इलेक्शन जो चल रहा था, जो हमने उसको निर्णायक बढ़त की तरफ बदलना था, उसमें प्रियंका गांधी जी की भी बहुत भूमिका है। जी, तो मेरा अगला सवाल ये है कि जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है या जो दूसरे लोग हैं जो आपका विरोध करते हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस चुनाव में बिना दूल्हे की बारात उतार दी, दूल्हा कोई नहीं है।
यानी सीएम का चेहरा कोई नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, देखिए ऐसा है कि दूल्हा जो भी होगा अंततः तो वो कांग्रेस का होगा। पर दूल्हे कहीं तैयार हो गए हैं ना। ऐसे ऐसा देखिए, ऐसा है, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, लोगों की अभिलाषाएं रहती हैं, वो अलग बात है, लेकिन अंततः हम इस स्थिति में तो ये चले हैं कि दूल्हा कांग्रेस का होगा और कांग्रेस की सरकार होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस दूल्हे को प्रोजेक्ट किया था, उस दूल्हे ने तो कल एक समाचार चैनल को इंटरव्यू में कह दिया कि बहुत टफ मुकाबला है, कौन जीतेगा, कौन, ये तो सच है, कौन तो सच है। कोई सच नहीं है। ये हार मान ली गई है, ये कबूल कर लिया गया है। ईमानदारी से अगर कोई कह रहा है कि टफ मुकाबला है तो वो सच देखो ना, कह रहा है। ये वो लोग हैं जो कहते थे रिवाज बदलेंगे। इन लोगों ने 5 साल लगातार ये कहा। नहीं तो वो क्या कहते, वो ये थोड़ी ना कहते कि हिमाचल का चुनाव तो हम लड़ रहे हैं लेकिन हम हारेंगे क्योंकि यहाँ पे रिवाज है। ऐसा है ना, दावा किया गया था, दावा किया कि रिवाज बदलेंगे तो बदल के बताते। हमने कहा आप लोगों में आप पूरे कॉन्फिडेंट लग रहे हो मेरे को कि चली गई सरकार। बिल्कुल जाएगी सरकार, तो यहाँ पे और 20-25 दिन का ये तो चुनाव आयोग। चलो एक तो दूल्हा हम आपको मान के चल रहे हैं, और जो सर्वश्रेष्ठ वर होना चाहिए उसके तौर पे आपको देखते हैं, हिमाचल की जनता देखती है, क्योंकि आपने सीएलपी के लीडर के तौर पे विपक्ष की जो भूमिका रही वो आपके नेतृत्व में काफ़ी उसने नाम कमाया। दूल्हा बनने के लिए कई लोग घोड़ी पे सवार होने के लिए तैयार हैं, मसलन सुखविंदर सिंह सुक्खू हो गए, सुधीर शर्मा हो गए, प्रतिभा सिंह होगी, पहले सिर्फ नाम मुकेश अग्निहोत्री का ही चल रहा था। तो ये सत्ता आती दिख रही है इन लोगों को? नहीं, देखो ये सब हमारे साथी हैं, कुलीग्स हैं, सब लोगों ने चुनाव लड़ा है, और इसलिए मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि कौन दूल्हा होगा, कौन आगे जाएगा। मुझे हाईकमान पे पूरा भरोसा है, हमारी हाईकमान जो भी फैसला करेगी हम उसको अक्षरशः पालन करेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा जिम्मा ये था कि प्रदेश में सरकार को लेके आना। जब मसला शुरू हुआ था उस समय ये था कि पार्टी उस समय लोएस्ट स्टेप पे थी। जब मैं विधायक दल का नेता बना उस समय पार्टी सत्ता से बाहर हुई थी, और हमें हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि लड़ाई लड़नी है, निर्णायक लड़नी है, कोई समझौता नहीं करना है, और 5 साल कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और वैसा ही हुआ, जो उन्होंने कहा वो अक्षरश उसका पालन हुआ, और 5 साल हमने लड़ाई लड़ी। 5 साल में विधायक दल का नेता रहा, हमने विधानसभा के भीतर और बाहर ये दिखा दिया कि विपक्ष क्या होता है, विधायक दल क्या होता है, और लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। वो लड़ाई हमने लड़ ली। अब हमारा काम जो है ख़त्म हो गया, हमने निर्णायक लड़ाई लड़ दी, और हमारा काम था सत्ता को पलटना। पत्रकार वाली बात कह दी कि हमने तो खबर भेज दी, अब ये संपादक देखे लगानी है या नहीं। बिल्कुल, हमारा काम था सत्ता को पलटना। हमने सत्ता पलट दी है। हम मैं आपको ये बताऊं। अच्छा चलिए ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके तकरीबन खड़े हुए थे 21 बागी और आपके थे 7, और जाहिर है कि जिस पार्टी के आने की संभावना रहती है उसमें बागियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये चमत्कार था या फिर जो बागियों को कंट्रोल आपने कर लिया? नहीं, मैं ये आपको कहूँगा हमारी टिकटें निश्चित तौर पे भाजपा से बेहतर थी। हमारा टिकटों का आवंटन बड़ा स्मूथली हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो है डबल इंजन होते हुए भी, केंद्र में होते हुए, आपने देखा प्रधानमंत्री जी एक भाजपा के बागी को मना रहे हैं, बागी फिर नहीं मान रहा है। प्रधानमंत्री जी एश्योरेंस दे रहे हैं कि तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा, वो कह रहा है कि देरी हो गई। आप देखें कि किस स्तर तक भाजपा, जो अपने को अनुशासित पार्टी कहती है, उम्मीद है ना कि इंडिपेंडेंटली जीत जाऊंगा तो जगह मिल जाएगी। पर आप देखें कि देश के प्रधानमंत्री एक इंडिपेंडेंट को मना रहे हैं और वो मान नहीं रहा है। तो आपके जो राहुल गांधी हैं वो भी तो मनाते हैं ना, राजस्थान में अभी वो भी मना रहे थे। नहीं, मनाना, वो अशोक गहलोत को मना रहे थे कि आप प्रधान बन जाइए। अशोक गहलोत नहीं बने, सोनिया गांधी ने मनाया तो नहीं बने। देखो ये तो आपकी दोनों पार्टियों में सेम चल रही है। ये तो एक साधारण से एक एमएलए की सीट की बात है।
है, बड़े बड़े मसला प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा क्या ना होगा वो अलग बातें होती हैं, बड़ी बातें होती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि भाजपा ने कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की। सबसे पहले कांग्रेस के एमएलए को तोड़ने की कोशिश की। मैं आ रहा था रिज पे हमने काफ़ी बड़ा शो किया था, बिग न्यूज़ बिग शो, उसमें आपको भी हमने आमंत्रित किया था, लेकिन व्यस्तता के कारण आप आ नहीं पाए। तो आप ही के प्रवक्ता वहाँ पे थे, तो थोड़ा सा भय लग रहा है कांग्रेस में। ये जो बिना दुल्हे वाली मैं बात बोल रहा था, उसका तर्क यही था कि अगर कुछ सीटें कम रही तो कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनके अपने समूह बने हुए हैं, और भाजपा जो ऑपरेशन लोटस आजकल चल रहा है, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो उस लोटस का प्रयोग वहाँ पे कर सकती है और कांग्रेस के एक धड़े को तोड़कर चाहे आप जीते हो सरकार भाजपा बना सकती है। जीते चाहे कांग्रेस, सरकार भाजपा की बनेगी। देखिए, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये पहले एमएलए को तोड़ते रहे, प्रलोभन देते रहे, डराते रहे, एजेंसियों का खौफ खड़ा करते रहे। फिर इन्होंने अपने मिनिस्टरों की सीटें बदल दी क्योंकि उनको पता था वहाँ से नहीं जीत रहे हैं। फिर इन्होंने अपने एमएलए के टिकट काटे एंटी इनकमेंसी ख़त्म करने के लिए। बहुत कुछ इन्होंने किया, लेकिन अंततः ये इनकी पहुँच से बाहर हो गई बात। ये अब सरकार बनाने के नज़दीक नहीं ऐसा है। मुकेश जी, आपने क्या किया, मतलब जो आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि ये चले गए, मतलब देखिए, आपने ऐसा क्या किया, देखिए, या सरकार ने ऐसा क्या नहीं किया? सरकार ऐसा है कि देखिए, ये सरकार एक नॉन परफॉर्मर सरकार थी। इस सरकार ने हिमाचल के लिए, हिमाचलियत के लिए कुछ नहीं किया। ये एक इवेंट मैनेजर्स थे, इवेंट्स को मैनेज करते थे, और सारा 5 साल का समय इन्होंने इसी में लगा दिया। ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ते रहे, नीचे नाटियाँ पड़ती रही। 5 साल ये एक लगे रहे कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग कैसे करना है। सरकारी खजाने की लूट मची रही। अच्छा, अभी काफी कर्जा हो गया हिमाचल पे। 75,000 करोड़ के आसपास कर्जे पे पहुंचा दिया हिमाचल प्रदेश में। 75,000 करोड़ सबसे बड़ा कर्जा अगर किसी मुख्यमंत्री ने लिया, तो किसी मुख्यमंत्री ने अगर सबसे बड़ा कर्जा लिया तो वो यही मुख्यमंत्री थे। चुनाव के दौरान ओवरड्राफ्ट चल रहा था। अच्छा, मैं और उसको दूर करने के लिए चुनाव के बाद 2,000 करोड़ रुपए का और कर्जा ले लिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस ढंग से फिजूल खर्ची हावी थी। मतलब अगर आपकी सरकार बनती है, आप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये वाला जो कर्जा है इससे कैसे निजात पाएंगे? क्योंकि एक बहुत ही वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कह रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो 2 महीने में कर्मचारियों को तनख्वाह मिलना बंद है। भाजपा की बन गई तो 6 महीने चल पड़ेगा काम। क्योंकि अगर आपकी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो आपको केंद्र से मदद मिलेगी नहीं, कर्जा कैसे उतारेंगे? केंद्र ने अभी कौन सा मदद की हमारी? प्रधानमंत्री 9 दफा आए, 3 दफा तो अभी इलेक्शन में आए। केंद्र ने हमारी मदद क्या की? ये तो 75,000 करोड़ ये पहली सरकार थी जो कि प्रधानमंत्री को बार बार बुलाती रही, केंद्रीय मंत्रियों को बार बार बुलाती रही। उनके मंचों से हिमाचल के हित की एक भी बात नहीं रखी गई। एक भी बार नहीं कहा गया कि हिमाचल प्रदेश को फाइनेंशियल पैकेज दे दो, हिमाचल प्रदेश को इंडस्ट्रियल पैकेज दे दो, हिमाचल प्रदेश की और कोई मदद कर दो। कार्यक्रम होते थे, रैलियां होती थी, बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, और ये कहा जाता था कि हम सबका हिमाचल से बहुत प्यार है। इसके अलावा हिमाचल को दिया क्या गया? अगर डबल इंजन तो तब माना जाता कि अगर हिमाचल प्रदेश की एक निर्णायक मदद हो जाती। जब सरकार बनी थी तब कहा गया था अटल टनल दे दी। अटल टनल कोई इनकी देन नहीं है। अटल टनल का जो शिलान्यास है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उसके लिए 1500 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि जारी की थी। और अटल टनल का सपना जो था, ये रोहतांग टनल जो है, जिसको बाद में नाम दिया गया, और ये इस टनल का सपना श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देखा था जी। और उसके बाद किसी के समय में वो टनल कंप्लीट हुई तो क्या उनको श्रेय चला जाएगा? ये जो है दूसरे के गोदाम का माल भी बेच आते हैं। जी, आप अपने गोदाम के माल के तहत इस बार आपने कहा है कि हम ओपीएस लेकर आएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी जो पेंशन की नीति है वो लेकर आएंगे। भाजपा ने मना कर दिया, नहीं ला पाएंगे, आर्थिक हालात ऐसे हैं। कहाँ से देंगे आप पैसा? नहीं, देखिए, हम आपको ये कह रहे हैं,
हम किसी के पास भीख का कटोरा लेके नहीं जाएंगे, हम केंद्र के पास ओपीएस के लिए नहीं जाएंगे, हालांकि हमारा पैसा है केंद्र के पास। आप मुख्यमंत्री बन गए और ये सुना मोदी जी ने नाराज हो जाएंगे, आपको पैसे नहीं देंगे। कोई नाराज हो, कोई खुश हो, लेकिन ये हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा वायदा है। जो वायदा हमने किया है, कांग्रेस की सरकार आएगी, हमने कहा है कि पहली ही कैबिनेट में और 10 दिन के अंदर जो भी पहले हुआ उसमें हम जो है ये ओपीएस लागू करेंगे। तो जो हमने ऐलान किया है, पब्लिक में जाके कहा है, वो हमें लागू करना है। रिकॉर्ड पे रखने के लिए मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि आप बिजली भी 300 यूनिट फ्री करने वाले हैं। आप की सरकार अगर आती है तो आप 1500 रुपये भी हर एक महिला को देंगे। बिल्कुल। तो ये जो वायदे हैं, ये वायदे लगता है जैसे केजरीवाल को कॉपी करना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने भी और भाजपा ने भी। नहीं, ये केजरीवाल का कोई मॉडल नहीं है। ये फ्री का मॉडल तो केजरीवाल का ही है। भाजपा भी बार बार बोलते हैं कि फ्री का मॉडल केजरीवाल का, फिर बैनर्स लगा देते हैं। कांग्रेस का भी सेम है। ये ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है जिसमें हमने कहा हम ओपीएस देंगे। ओपीएस सबसे पहले ओपीएस के इशू पर अगर आए तो देश के दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ओपीएस बंद की। तो इससे पहले आपकी सरकार थी, तब तो आप बात नहीं करते थे। नहीं, आप सुनिए, 2003 में ये बंद कर दी गई और राज्यों को भी विवश कर दिया गया कि आप ओपीएस नहीं देंगे, आप पेंशन नहीं देंगे कर्मचारियों को, और अगर देंगे तो आपको जो है फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो सारी सरकारें प्रेशर में आ गई। ओवर द ईयर्स कर्मचारियों ने भी 8-10 साल कुछ नहीं कहा और वो खामोश रहे, लेकिन जैसे जैसे इसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे होना शुरू हुआ, जब बुढ़ापे का सहारा छिन गया, जब वो घर जा रहे थे और उनकी जेब में पैसा नहीं था, तो ये मांग उठनी शुरू हो गई और ये इतनी ज़्यादा तीव्र तरीके से उठी कि अब फैसला लेने का समय आ गया था कि आपको ओपीएस देनी है या नहीं। मुख्यमंत्री ने साफ इनकार कर दिया कि ओपीएस संभव ही नहीं है, ये असंभव है। जयराम जी ने कहा ये असंभव है, हमने कहा ये संभव है। कैसे है संभव? थोड़ा सा बताएं, मतलब आंकड़ों पे चलते हैं। मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार के बगैर ये दिया नहीं जा सकता। हमने कहा कि दिया जा सकता है। हमारा 60,000 करोड़ का जो है बजट है, आखिर उस बजट को जिस ढंग से फजूल खर्ची में चलाया गया, जिस ढंग से हेलीकॉप्टर खरीदे गए, लीज पे लिए गए, जिस ढंग से गाड़ियां खरीदी गई और जिस ढंग से फजूल खर्ची की गई, इवेंट्स मैनेज किए गए, हज़ारों करोड़ रुपया खर्च हो गया। आज की अखबार में पढ़ रहा था, अभी तक इनकी प्रधानमंत्री जी की रैलियों के 14 करोड़ रुपए HRTC को बकाया है, जो भीड़ लाने के लिए लगा दिए। 100 के आसपास मुख्यमंत्री ने रैलियां की कि 125 रैलियां की, उन सब में खर्चा सरकारी, पार्टी के प्रोग्राम, उनको अमृत महोत्सव का नाम दे दिया और करोड़ों अरबों रुपया फूंक डाले। ये सभी सरकारें नहीं करती। मुकेश जी, इस वक्त मेरे सामने ना, मतलब आप एक जो आदर्श पत्रकार होते हैं उस तरीके से मैं आपको पढ़ता आया हूँ, और मुकेश अग्निहोत्री जो लिखते हैं, बोलते हैं, उसमें लॉजिक है। ये काम तो सभी सरकारें करती है। आपकी आएगी, आपकी किसी ने केजरीवाल भी ऐसे ही बोलते थे, वो भी सारे सुख सुविधाएं उठा रहे हैं। मैं मान सकता हूं कि किसी ने मंच लगा लिया, किसी ने माइक सर्विस लगा ली, किसी ने फूल लगा लिए, लेकिन किसी ने ये आज दिन तक नहीं किया कि रैलियों की भीड़ ढोने के लिए सरकार काम करेगी, अफसर काम करेंगे, पंचायत सेक्रेटरी जो है बसें भरेंगे, ग्राम सेवक जो है उनको बसों से उतारेंगे, और पटवारी जो है उनके लिए खाना लेके आएगा, तहसीलदार जो है उनको पानी सर्व करेगा। क्या पता कार्यकर्ता होंगे ना, अरबों रुपया खर्च दिया। ऐसा भाजपा के कार्यकर्ता बन गए होंगे। अरबों रुपया खर्च दिया। अब आप कहेंगे कि एक ही बात होगी, या तो आप अपने शहनशाही अंदाज में रहो कि ये सब काम करो, या फिर आप जो जनता के मुद्दे हैं उनको हल करो। ये देखना कि आपके सामने आएगा, अगर जैसे सरकार बदलेगी हम सामने रखेंगे लोगों के दरबार में एक श्वेत पत्र की इन लोगों ने फजूल खर्ची का एक रिकॉर्ड हिंदुस्तान में कायम कर दिया कि किस ढंग से इन्होंने प्रदेश के कोष को बेरहमी से लुटाया है, वो सामने आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। अब देखिए 5 साल सरकार रही, एक भी बार इन्होंने आय के संसाधन बढ़ाने के लिए मीटिंग नहीं की, एक भी बार इन्होंने पड़ोसी राज्यों से अपने हक लेने के लिए मीटिंग नहीं की, एक भी बार इन्होंने केंद्र के पास जाके प्रदेश की मदद की गुहार नहीं लगाई। चलिए मैं ये पूछता हूँ आपसे, 5 साल पहले आपकी सरकार थी
तो ऐसे कौन से अधूरे कार्य आप छोड़ गए थे जो आप सोच रहे थे कि ये जो दूसरी सरकार आई है ये पूरे करेगी? नहीं, आप बताएं कि इस सरकार ने किया क्या। इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र पिछली दफ़ा का क्या था, हम 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे, 69 नेशनल हाईवे बनाने का ऐलान किया। गडकरी जी आए प्रदेश में, ऐलान कर दिया 65,000 करोड़ की सड़कें बनेंगी और पगडंडियाँ भी जो है नेशनल हाईवे में बदल जाएंगी। 5 साल के बाद इनसे कोई पूछे कि आपने एक भी नेशनल हाईवे बनाया, आपने एक भी 4 लेन बनाई? आपने कहा 4 लेन्स बनाएंगे और जो ज़मीनें हम एक्वायर करेंगे उसका 4 गुना मुआवजा देंगे, आपने एक भी मुआवजा दिया? फिर इनसे पूछें, आपने कहा हम रेल लाइनें बनाएंगे, आप बताएं कौन सी रेल लाइन आपने बना के तैयार की? अभी वंदे दिया ना आपने कहा, आप ही की कंस्टिट्यूएंसी तक पहुंचती हो। नहीं, वंदे भारत तो रेल चलाई है, पटरी पहले से बिछी हुई है, उस पे कोई भी रेल चला दो। लेकिन जो पटरी बनानी थोड़ा थी, सा तो आपको श्रेय देना चाहिए। आप बताएं, जैसे ऊना आप जाएंगे अपनी कंस्टिट्यूएंसी में बैठ के, अरे भाई चुनाव 4-4.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। 14 को कोड लग रहा है, 13 को आप रेल चला दो या जहाज चला दो, या जो है कोई ड्रग पार्क खोल दो, या कोई शिलान्यास कर दो, या उद्घाटन कर दो। प्रधानमंत्री के लेवल पे ये बातें करवाई इन्होंने कि 14 को कोड लग रहा है, 24 घंटे पहले जो है आके घोषणाएं कराई जा रही हैं। अरे भाई, कोई भी काम करना है 5 साल के अंदर करना पड़ता है। 5 साल तो आपको याद नहीं आया कि हमीरपुर से कि ऊना से हमीरपुर रेल लाइन बनानी है, 1 इंच रेल लाइन नहीं बनी, एक पहली ईंट नहीं लगी। 1 इंच रेल लाइन की बात मुकेश जी मैं भी लगातार करता हूँ कि ये जो रेल लाइन वाला जो कार्य है ये अंग्रेज कर गए। हमारे यहाँ पर 1947 से लेकर अभी 2022 चल रहा है, मुझे भी 1 इंच बड़ी हुई रेल लाइन कहीं नहीं दिखती, और इसमें ज़्यादातर जो सरकार रही है वो कांग्रेस पार्टी की रही है। देखिए, एक बात है कि हिमाचल की ठीक है सांसद कम हैं, हिमाचल की राजनीतिक ताकत कम है, लेकिन ये तो क्लेम कर रहे थे कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। ये तो क्लेम कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है हिमाचल के साथ। प्रधानमंत्री जी हिमाचल में रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी बैठे हैं, और मुख्यमंत्री लगातार इस बात को भुनाते आए हैं कि जी मेरे केंद्र से बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर आपके इतने ही अच्छे संबंध होते तो आप 1 इंच तो रेल लाइन बढ़वा लेते। आपने कहा था हम हवाई पट्टियां बनाएंगे, शिमला को एक्सपेंड करेंगे, गग्गल को एक्सपेंड करेंगे, बुनतर को एक्सपेंड करेंगे। फिर इन्होंने कहा था कि मंडी में नई हवाई पट्टी बनेगी, ये मेरा ड्रीम है। आपने जो है अपने ड्रीम को भी जो है हकीकत में नहीं बदला, एक भी पहला पत्थर नहीं लगा, जबकि हर बजट में उसके लिए प्रावधान, हर बार उसकी बात होती थी कि मुख्यमंत्री जी मंडी में हवाई पट्टी बनाएंगे। जो व्यक्ति अपने घर में हवाई पट्टी नहीं बना सका उसने हमारा क्या करना था, प्रदेश का क्या होना था। तो इसलिए अब हम इस ज़्यादा विवाद में नहीं पड़ना चाहते। जो इनके वायदे थे इन्होंने पूरे नहीं किए, अपना घोषणा पत्र इन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। जो भी इनका दृष्टि पत्र था, शासन में आते ही ये दृष्टिहीन हो गए और इनके प्राथमिकताएं अलग हो गई। लेकिन अब पूरे 5 साल जो है महंगाई चरम पे रही। अब आप बताओ, पूरी दुनिया में रही नहीं, ऐसा है कि आपका बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार, आपने नारा दिया था और कोविड आ गया ना। नहीं, उसके बाद अगर 30 रुपए किलो आटा बिकेगा, 250 रुपए की सरसों की बोतल बिकेगी, अगर 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर बिकेगा, 1200 रुपए गैस का सिलेंडर बिकेगा, 500 रुपए की सीमेंट की बोरी बिकेगी, 9,000 रुपए का सरिया बिकेगा। आपने दूध पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया, लस्सी पे टैक्स लगा दिया। देश की अर्थव्यवस्था को भी देखना है ना। आप देखें ना ब्रिटेन में क्या हो गया। अरे भाई, अगर अपनी जनता को थोड़ा हम उन मुद्दों पे तो जा ही नहीं रहे हैं। जो ये कहा था 15-15 लाख रुपए आएंगे, काला धन आएंगे, हम उसमें तो जा ही नहीं रहे। अर्थव्यवस्था की बात तो तब होती है। लेकिन 15 लाख से मेरे को अभी याद आया, आपने कहा हर एक महिला को 1500 रुपए देंगे। तकरीबन कितनी महिलाएं अपने नहीं, हमारी आधी आबादी महिलाओं की है। कितनी होगी? और उसमें जो है 60 साल से ऊपर जो है पेंशन लग चुकी है। उनको 60 साल से ऊपर तो पेंशन लग चुकी है, उनको नहीं देंगे। वो तो वैसे ही कवर्ड है। अब ये है 60 साल से नीचे की, 18 साल से 60 साल का जो क्राइटेरिया है उसमें जो लोग फिट इन होने अप्रोक्सीमेटली अपना बजट बन रहा है, जितना भी होगा, ये हमारी कमिटमेंट है, पार्टी की कमिटमेंट है। पार्टी ने हाईएस्ट लेवल पे इसकी कैलकुलेशंस करके हाईकमान से डिस्कशंस करने के बाद जो है ये सारा घोषणा पत्र तैयार किया है। उस घोषणा पत्र, ये हमारा घोषणा पत्र है, जैसे सरकार बनेगी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, मेरे को एक सवाल और जहन में आ रहा है। भाजपा पे ये हमेशा आरोप लगता है कि भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति करती है,
मंदिर की राजनीति करती है। हैरानी तो मुझे उस वक्त हुई जब मुकेश अग्निहोत्री भी बोल रहे हैं कि मैं भी राम मंदिर बनवाऊंगा, आलीशान राम मंदिर बनेगा ऊना में। तो आप कब से ये वाली राजनीति करने लगे? नहीं, देखिए, हमारी देवभूमि है, देवभूमि है। हमारे यहाँ पे लोगों की आस्थाएं हैं, और आस्थाओं के मुताबिक हमारे पास चिंतपूर्णी मंदिर है, हमारे पास ज्वालामुखी मंदिर है, हमारे पास नैना देवी मंदिर है, हमारे पास कांगड़ा माता है, हमारे पास जो है चामुंडा माता है, हमारे पास बाबा बालकनाथ है, और दूसरी तरफ चले जाओ भीमा काली है, इधर भरमौर में चले जाओ शिव 84 शिवों का, हर तरफ आप चले जाओ। तो उसमें आपके दिमाग में ख्याल आया कैसे राम मंदिर बनवाने का? अब ऐसा है कि राम के नाम पे ज्यादा वोट पड़ती है, माता के नाम पे मांग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है। अगर ये लोग कहते हैं, अगर ये लोग इनको जब अगर इन्हीं लोगों के पद चिन्हों पे चलेंगे तो आप में और भाजपा में फर्क क्या रह जाएगा? फर्क कुछ नहीं है। आस्थाएं हमारी भी वही हैं, लेकिन ये साबित करते हैं कि भगवान पे कब्जा इनका है। ये साबित करते हैं। अगर हम अपनी सभा में बोलते हैं भारत माता की जय, तो भाजपा वालों को परेशानी हो जाती है। ये सोचते हैं भारत माता की जय कांग्रेसी कैसे बोलते? अगर हम कहते हैं श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की, भोलेनाथ की जय करें, तो इनको लगता है कि जैसे इनका एकाधिकार छिन गया। ये वाला तो माहौल, आप बताएं मुझे, आप बताएं, आप मंदिर नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं। तो उसी ढंग से हम भी जाते हैं, हमारी भी आस्थाएं हैं। अगर हमारे वहां पे आप बताओ कि अगर मेरा सवाल, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। आप जैसे जो राजनेता हैं उनको इंटरव्यू करने का चांस बहुत कम मिलता है, क्योंकि आप पत्रकार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। मेरा ईमानदार सवाल आपसे ये है कि अगर जो बातें भाजपा करती है और उसी भाजपा का आप विरोध कर रहे हैं और उन्हीं के फॉर्मूले को आप फिर चुनाव में, राजनीति में आजमाने लगे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं होती है उससे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आस्था के लोग हैं, हम आस्था के लोग हैं। हमारी कांग्रेस ने तो कभी मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगा। मंदिर के नाम पे नहीं, पता नहीं कितने मंदिर हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में बनवाए हैं, चाहे वो बनवाए होंगे, लेकिन आपने कभी वोट के लिए नहीं मांगा। देखिए, गुरु रविदास महाराज के मंदिर लोग कहते हैं हमें बना के दो, बने हैं। श्री चरणों के मंदिर हम लोगों ने कहा हमें बना के दो, हमने कहा बनाए हैं। लोगों ने कहा कृष्ण के मंदिर बनाओ, नहीं वो हो रहे हैं, गुप्तदान होता है ना। अगर लोग मंदिर में जाते हैं, गुप्तदान होता है, लेकिन अगर ये कहते हैं ये वाला पहले गुप्तदान के तौर पे होता रहा, अब उस दान का पोस्टर बनाने की बात हो रही है। नहीं, देखिए, अगर हमारे वहां पे धरती जो है ईश्वर की धरती है, देवभूमि है, अगर लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम नदी के किनारे घाट बना के दें, तो क्यों नहीं बना के देंगे? लोग कहते हैं शमशान घाट बना के दें, तो क्यों नहीं बना के देंगे? लोग जो मांग करेंगे उस मांग को, लेकिन विकास, कल्याण और गरीब की सेवा हमारा एजेंडा है। मुकेश अग्निहोत्री ने पहले भी ये चीज़ें बनवाई होंगी, कांग्रेस ने भी बनवाई होंगी, इसका हम पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो धार्मिक चीज़ें हैं, चाहे मंदिर हैं या घाट की बात है या गुरु रविदास की बात आप कर रहे हैं, वो वाली चीज़ें कांग्रेस पार्टी ने या आपने कभी मीडिया में आके गिनवाई नहीं, इस बार आपको गिनवानी पड़ी हो? नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि अब अगर एक वैष्णो देवी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विख्यात हो सकती है एक श्रद्धा के स्थान पे, तो हमारे तो चप्पे चप्पे पे है। हमारी चिंतपूर्णी, हमारी ज्वालामुखी, हमारी श्री नैना देवी, अगर हम इन मंदिरों को जो है आगे विकास करते हैं इन मंदिरों का और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं खड़ी करते हैं, तो हमें क्यों रोका जाएगा? क्योंकि आखिर अगर सब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि वैष्णो देवी बहुत अच्छा बन गया, अगर हम यहाँ पे करेंगे, तो मैंने तो ये कहा है इससे आगे बढ़ के हिमाचल प्रदेश में मंदिरों का मंत्रालय बनाएंगे, मंदिरों का मंत्रालय बनाएंगे, क्योंकि हमारे जितने मंदिर हैं और सरकार के अधीन मंदिर हैं, उन मंदिरों का रख रखाव, उनमें अरबों रुपए जमा है, उनमें जो है सैकड़ों टन जो है सोना पड़ा हुआ है, तो हमें इनका किस ढंग से सार्थक तरीके से इस्तेमाल करना है। ये वाले तो मंदिर पहले से ही सरकार ने अधिग्रहण कर लिए हैं, अधिग्रहण किया है, लेकिन इसको डीसी चलाते हैं, डीसी का संचालन करना और मंदिरों का रख रखाव में श्रद्धालुओं के हिसाब से सुविधाएं कायम करना और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लाना। तो हमने कहा कि ठीक है, हम मंत्रालय बनाएंगे, हम गौओं का जो मुद्दा है वो वहाँ पे गौशालाएं बननी है, हम इस मंत्रालय के अधीन देंगे। हमारे मेले हैं, चप्पे चप्पे पे मेले होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले होते हैं, हम इस मंत्रालय के अधीन देंगे। तो इसलिए अगर
कोई व्यवस्थाएं लोग मानते हैं कि ये होने चाहिए, तो हम उस हिसाब से अपना एजेंडा लेके चले हैं। हम इनका नकल नहीं कर रहे हैं, ये तो सिर्फ एक स्थल की बात करते हैं, हमें अपना प्रदेश देखना है। नहीं, जैसे राम का नाम, गौ माता का सम्मान, सूर्य नमस्कार, ये सारे तो पेटेंट हैं बीजेपी के। अगर आप इनकी बात करोगे तो फिर लगेगा आपने आइडिया चुरा लिया। नहीं, तो बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ऐलान कर देती, बीजेपी कह देती है हमने, बीजेपी 5 साल रही, बना लेते मंदिरों का मंत्रालय बना लेते, महिलाओं का मंत्रालय बना लेते। इन्होंने नहीं बनाया। मैंने आपको बताया ना कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट थी। हिमाचल प्रदेश में इनोवेटिव तरीके से काम करना पड़ेगा, नए आइडियाज के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे अब आप कह रहे हैं कर्मचारियों की बात थी, आप कह रहे हैं कि ओपीएस का ऐलान क्यों होगा। अगर आप देखें कर्मचारी, मैं बहुत खुश हूं कि अगर आपकी सरकार आती है और आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करते हैं, तो मुझे पता है कि हिमाचल प्रदेश के हर एक घर में एक कर्मचारी है और बुढ़ापे में उसको पेंशन की ज़रूरत है। मेरा सवाल ये था कि वो पेंशन का पैसा कहाँ से आएगा। मैं चाहता हूँ कि 1500 रुपये नहीं, आप 2000 रुपये दें। 18 साल से 60 वर्ष आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं, मैं तो कहता हूँ पुरुषों को भी दें। नहीं, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा ऐसा है कि पैसे के लिए संसाधन पैदा करने पड़ते हैं, जो इस सरकार ने नहीं किए। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, अब देखिए 4 साल से ठेके नीलाम नहीं हुए, 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। आप बताएं कि क्यों नहीं ठेके नीलाम हुए? शराब के ठेकों की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, किसकी जेब में वो पैसा गया? रेत की रॉयल्टी जो है 5 साल किसी ने जमा नहीं करवाई। सब भाजपा के लोग जो है नदियों नालों में कूद गए और सारा जो है लूट चली रही। सारा जो है खड्डे लूट ली, हर तरफ लूट मची हुई थी। सारे जंगल काट लिए गए, पीपल का पेड़ कोई नहीं छोड़ा, आम का पेड़ कोई नहीं छोड़ा, बरगद के पेड़ कोई नहीं छोड़े, सब कुछ काट लिए। माफिया इतनी लेवल पे सक्रिय था। तो इसलिए जो संसाधन अर्जित करना है प्रदेश को चलाने के लिए, सिर्फ जो है एक बजट की बात नहीं होती। प्रदेश की सरकार संसाधन अर्जित करने के लिए क्या कर रही है, उसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी और उसके लिए अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। अपने खर्चे कम होंगे तब जाके जो है आगे मामला चलेगा। अब आप जैसे ऑफिसर्स को कहते हैं, ये ऑफिसर्स आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी, 2 महीने चलेगी और जो है ट्रेजरी बंद होगी। आपके सामने यही ऑफिसर होंगे, यही ट्रेजरी होगी, ये ट्रेजरी दौड़ेगी और सबको उनका ड्यूज मिलेगा। जो हमने घोषणा की है वो सारे मसले इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। इसलिए जो है अभी अपने आका को खुश करने के लिए कह रहे होंगे कि जो है भाजपा की सरकार आ जाए। भाई भाजपा ने दिया क्या? भाजपा ने प्रदेश को कोई स्पेशल पैकेज दे दिया? कोई ऐसा पैसा दे दिया? एक और ईमानदार सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। हम कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव हुए हैं 68 सीटें हैं कुल मिलाकर, उसमें से अपनी कांग्रेस की कितनी सीटें देखते हो आप? देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो है 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। 2/3 मतलब 34-35 सीट्स आ जाएंगी आपके? 34-35 सीट तो 50% होती है, जो है सामान्य बहुमत की बात होती है 35 सीटों पे आके। ये 2/3 बहुमत की सरकार होगी और इसको जैसे जयराम ने कहा, अगर सरकार बन भी जाएगी, इसका मतलब उनके मन में बात तो है कि सरकार बन सकती है, तो तोड़ दी जाएगी। तो देखिए प्रदेश का मुख्यमंत्री सोच क्या रहा है कि सरकार इनकी बन जाएगी और वो जो है पॉपुलर मैंडेट को डिफीट करने के लिए तोड़ दी जाएगी। ऐसा होने नहीं वाला है। इसीलिए प्रदेश की जनता भी बहुत समझदार है, वो इतना मैंडेट दे रही है। होने की आशंका, मैं संभावना नहीं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आशंका इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रदेश के लोग उसके लिए आशंका जो व्यक्त की जा रही है ना मुकेश जी, वो ये की जा रही है कि जैसे अभी ये जो बीजेपी का चुनाव हुआ, मैं तो एकदम साफ और स्पष्ट वही से बोलता हूँ, इसमें नेताओं की धड़े बने, वहाँ पे भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के धड़े बने, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वैसे कांग्रेस में भी धड़े बने हुए हैं। वो एक धड़ा अगर टूट जाता है, वो किसका होगा नहीं कहते। कोई धड़ा कांग्रेस का कोई धड़ा नहीं टूटने वाला है। कांग्रेस पूरी तरह अनुशासन में थी। टूटना होता तो चुनाव से पहले इन्होंने पूरा दम लगा लिया। कितना दम लगाया कि अब हमारे पास टेलीफोन मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री ने एमएलएस को किए हैं, जो इनके नेताओं ने एमएलएस को किया है, हमें ज्वाइन कर लो, हम प्रलोभन भी दे रहे हैं, आपको मंत्री बना देंगे, नेताओं को, हमारे नेताओं को। जब ये बातें चलने नहीं वाली हैं, ये मैं आपको ये खुशफहमी में रहने वाली बात है। एक फायदा हुआ आपको, एक तो आपके साथ चुनाव लड़ने के लिए आप नहीं आई, आम आदमी पार्टी, और दूसरा जो मुझे विश्वसनीय सूत्रों द्वारा पता चला है
भाजपा की जो रणनीति रही उससे भी कांग्रेस को काफ़ी लाभ हुआ है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे? देखिए, ये किस ढंग से चुनाव जीतते थे। उत्तराखंड का चुनाव इन्होंने कैसे जीता? इन्होंने आम आदमी पार्टी को वहां फ्लोट कर दिया। अब ऐसा तो मत करिए। नहीं, मैं आपको बताऊं, हाँ। आम आदमी पार्टी को भाजपा क्यों फ्लोट करेगी? सुनिए कि वो अब इनकी यहाँ भी चाहत यही थी। ये चाहते थे आम आदमी पार्टी प्रदेश में पैर पसारे, 4-5 हजार सीटों पे ले, और उसके बाद जो है फिर तो आप इनकी सरकार बन जाए। देखो, आप ये भी कह देंगे कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो मोदी ने बनवाई है या अमित शाह ने बनवाई है, या पंजाब में जो आम आदमी की सरकार है वो मोदी ने बनाई है या अमित शाह ने बनाई है। देखिए, जहां इनका फायदा होता, तो पंजाब में आपकी सरकार बनवा के इनको क्या फायदा हुआ? ये दिल्ली में जो लगातार इनके दिल पे बैठे हुए आप वाले, उससे क्या फायदा हो रहा है? देखिए, दिल पे यहाँ दिल्ली में क्या हो रहा है, लेकिन स्टेट्स कैप्चर करने के लिए इनका सीधा सीधा फार्मूला है कि उत्तराखंड में इनका ये प्रयोग सफल हो गया कि वहाँ पे जो है आपको आगे फैला दिया गया। उत्तराखंड में जो सरकार दोबारा से इनकी बनी ना, उसमें इससे ज्यादा जो श्रेय है वो कांग्रेस को जाता है, क्योंकि कांग्रेस में कलेश इतना था, उस कलेश के चलते। देखिए, मैं आपको हिमाचल में ये बता देना चाहता हूँ, हमने सबसे पहले ये किया कि पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार है, बॉर्डर हमारा लगता है 18-20 कॉन्स्टिट्यूंसीज पंजाब के साथ लगती है। हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी पे सबसे पहले आपकी एंट्री हिमाचल प्रदेश में रोकने के लिए कारगर नीति बनाई, और वो नीति क्या कारगर वो नीति सफल नीति थी। पंजाब में जिस ढंग से इनकी एंट्रेंस हुई, जिस ढंग से प्रवेश हुआ, जैसे गोलियां चलने लगी, जैसे मारकाट होने लगी, जिस ढंग से गाड़ियां लूट होने लगी, जैसे खालिस्तान के नारे लगने लगे, हिमाचल देवभूमि है, हिमाचल के लोग समझ गए कि ये लोग जो हैं, इनका हिमाचल प्रदेश में आना ठीक नहीं है। कैसे समझाया आपने? नहीं, समझ गए सब। आपकी कंस्टिट्यूएंसी में भी हमला हुआ ठीक है, मेरी कंस्टिट्यूएंसी में तो जो है शूटर ने आके जो है कांग्रेस पार्टी के वर्कर को गोली मार दी, लेकिन मेरी कंस्टिट्यूएंसी हमने रोका उनको। बिल्कुल, वो फॉर्मूला जानना चाहता हूं, कैसे बैरिकेडिंग कर दी? सारे लोग, आप लोग जो मीडिया के लोग थे और सब लोग ये आशंका जाहिर कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी जाएगी, या तो आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी, या आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस को डिफीट करवा देगी। दो ही धारणाएं बताई जा रही थी कि या तो बीजेपी बन जाएगी या आम आदमी पार्टी इतनी आगे चल जाएगी पंजाब की तरह कि वो चले जाएंगे, लेकिन दोनों प्रयोग सफल नहीं हुए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में थी, वहाँ पे आम आदमी पार्टी घुसने की कोशिश कर रही थी। आपके मुताबिक आपने उनको रोक लिया, आपने आपको रोक लिया, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आम आदमी पार्टी अपने आप ही हिमाचल को छोड़ के चलेगी, क्योंकि उनको हिमाचल से ज़्यादा उनको गुजरात में कंसंट्रेट करना था। छोड़ता कब है? जब नाउमीदी हो जाए। एक बार तो मीटिंगें शुरू कर दी थी, एक बार तो कभी मंडी आ रहे हैं, कभी धर्मशाला आ रहे हैं, कभी सोलन आ रहे हैं, कहीं कहीं आ रहे हैं, हर जगह आके जो है पल्स टटोलने की कोशिश हुई। जब पता लग गया कि नहीं, यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, तो पतली गली से निकल आए। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का रास्ता प्रशस्त नहीं हुआ। और दूसरा, जो भाजपा ये चाहती थी कि हम प्रधानमंत्री जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, हम राम मंदिर के नाम से जो शुरू कर दिया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड 370 की बातें शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश में आप बताओ कि कोई इनका ये मुद्दा चला? हिमाचल प्रदेश में सिर्फ ये एक ही बात थी कि हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार एक नाकाम सरकार है। उस सरकार ने हिमाचल प्रदेश से फरेब किया, धोखा किया। हिमाचल प्रदेश में महंगाई की मार जनता झेल रही थी, हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है, हिमाचल प्रदेश में नौकरियां बेची गई। सबसे बड़ा टैग इस सरकार पे ये हुआ कि पुलिस भर्ती हुई, 6-6, 8-8 लाख रुपए में कांस्टेबल की भर्ती की गई, 4-4 लाख रुपए में आपने जो है पंप ऑपरेटर भर्ती किए, चोर दरवाजे से आपने लोगों को नौकरियां दी, अपने लोगों को भरने की कोशिश की। मेरिट का फेरिस्त है, ये जो आरोपों की फेरिस्त है, ये महज आरोप हैं या इनके सबूत भी हैं? नहीं, आपके सामने है। 225 लोग तो पुलिस भर्ती में जेल में हैं। 225 लोग जिन्होंने पर्चा खरीदा इस समय जेल में हैं। इनके समय में इन्होंने सीबीआई को इंक्वायरी दी, सीबीआई को मना कर दिया कि आप आना नहीं, और जो है अपने आप ही जो है उसको निपटाने की कोशिश कर दी। जिन लोगों ने पुलिस भर्ती में बेईमानी की, वो लोग आज सचिवालय में बैठे हुए हैं, पुलिस मुख्यालय में बैठे हुए हैं। आपको डर नहीं लगता ईडी से, सीबीआई से? नहीं, ऐसा है कि मैं कोई कारोबारी आदमी नहीं हूँ।
मेरा ना कोई पेट्रोल पंप चलता है, ना कोई गैस एजेंसी चलती है, ना मेरा कोई स्कूल है, ना मेरा कोई कॉलेज है, ना मेरा कोई क्रशर है, ना मेरा कोई जेसीबी है, ना मैं कोई जो है कोई ऐसा धंधा करता हूँ। पर ऐसे कुछ नेता तो होंगे ना कांग्रेस में, नहीं जिनका इनमें से काफी कारोबार चलता है। हर्ष लेकिन महाजन जी चले गए छोड़ के आपको, कोई चले जाए, इतने बड़े नेता, लेकिन ऐसा है उनका क्या कि कारण जो रहा? चला गया उसे भूल जा, लेकिन जो मिल गया उसे याद रख। जो मिल गया उसको याद रख। हम अपने मिशन पे चल रहे थे। हमारा मिशन ये था कि हमें सत्ता में लौटना है। हमारे नेताओं ने, हमारी लीडरशिप ने हमारे पे भरोसा करके हमें, जब प्रेम कुमार धूमल जी विधायक दल के नेता थे वो हटे, वीरभद्र सिंह जी ने बनना था, लेकिन वीरभद्र सिंह जी की सहमति से जो है मुझे बनाया गया, और हमने 5 साल साबित कर दिया कि लड़ाई किस ढंग से लड़नी है। हमारे ऊपर देशद्रोह के मुकदमे बनाए, हमें एक महीना विधानसभा के अंदर नहीं घुसने दिया, लेकिन हमने अलख जगा के रखा। हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया, हमने प्रदेश भर में ये बात की, और उसके बाद माफिया सचमुच इतना सक्रिय था, इतनी लूट थी, मुख्यमंत्री के नॉलेज में होते हुए भी कोई एक्शन नहीं हुआ कि माफिया के खिलाफ कोई एक्शन किसी सरकार में। अगर बिल्कुल ये मनाही थी अफसरों को कि आप जो है माफिया पे कार्रवाई नहीं करेंगे। देखो शराब से कितने लोग मारे गए, अब अवैध शराब बन रही है, लोग मारे गए। पटाखों की फैक्ट्री में जो है अवैध तौर पे चल रही है, 12 लोग मारे गए। खड्डों में लोग डूब के मर गए। एक्सीडेंट कितने हो गए, 1600 से ज़्यादा रेप हो गए, 400 से ज़्यादा कत्ल हो गए। ये देवभूमि की दास्तां है। चलिए तीन जो वर्ग हैं वो महत्वपूर्ण हैं हिमाचल प्रदेश में। पहला वर्ग कर्मचारी आता है, उसके लिए आप ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की बात कर रहे हैं। दूसरा महिला वर्ग है, उनको आप 1500 रुपये पेंशन देंगे। और उसके बाद जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोग जुड़े हैं वो पर्यटन के व्यवसाय से जुड़े हैं या बागवानी के व्यवसाय से जुड़े हैं। तो पर्यटन को लेकर आपकी क्या सोच है? क्योंकि हिमाचल में हर एक मोड़ एक अपने आप में डेस्टिनेशन है, लेकिन वो डेस्टिनेशन पड़ा रहा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुँचता है। और बागवानों को लेकर आपकी क्या सोच है कि उनकी मुश्किलात को कैसे हल करेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि कर्मचारी पहले भी सरकारें पलट चुके हैं। नो वर्क नो पे जब लागू किया था तो शांता जी की सरकार पलटी गई थी। कर्मचारी स्कीम तो अच्छी थी, नहीं जो भी हो कर्मचारियों ने तो अच्छी। देखिए कोई भी चीज तानाशाही से या धौंसपट्टी से नहीं चलती है। जो भी करना है सहमति से होगा। हम तो जनता की ये लोकतंत्र जनता की ताकत से चलता है, तो जनता को विश्वास में लेके चलाना पड़ता है। हमारे कर्मचारी ओरिएंटेड स्टेट है, तो हमें कर्मचारियों को विश्वास में लेकर, अगर कर्मचारियों को पेंशन देनी है तो हम देंगे, और हमने कह दिया पहली कैबिनेट में देंगे। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, कांग्रेस की सरकार, ये पार्टी की कमिटमेंट है, वो लागू होनी है। और उसके बाद महिलाओं का आपने खुद ही कह दिया है कि 18 साल से 60 साल की महिलाओं के लिए जो ऐलान किया गया है, जो उसको किस ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो सरकार बनने पे आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये सही है कि हिमाचल प्रदेश में सेब की अर्थव्यवस्था है, 5000 करोड़ का सेब का कारोबार है। पर वो तो सीमित सा इलाका नहीं है ना? सीमित इलाका नहीं है, वो तो दो जिले हैं हिमाचल के, चाहे 2 जिले हैं, लेकिन हाँ। नहीं देखिए दोनों तरफ बराबरी पे किस ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करनी है। या हिमाचल प्रदेश में देखो ना तो जातिवाद का बात चलती है, ना क्षेत्रवाद की बात चलती है। चलती है राजपूत और पंडित की चलती है, ऊपरी हिमाचल निचले हिमाचल की चलती है। वो लोग वो चलाते हैं जो लड़ नहीं सकते, वो लोग ऐसी धारणाएं चलाते हैं। इंदिरा गांधी जी के समय से बात आ रही है कि हमें जातिवाद के मूल सिद्धांत से जो है दूर रहना है, और हमें जो है सबको साथ लेके चलना है। कांग्रेस ने हमेशा वीरभद्र सिंह जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, इनको अपना वोटर माना, वीरभद्र सिंह जी हमेशा एक हिमाचल और हम सब एक हैं की नीति पे काम करते रहे। उनके समय में कभी आपने सुना कि जाति की बात आई, इलाका की बात आई? ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश के पंजाब के पहाड़ी इलाके मिलाए गए हिमाचल प्रदेश में, तो क्या वो हिमाचल के हिस्सा नहीं है? 34 कॉन्स्टिट्यूंसीज मिली हैं तब जाके 68 हुई हैं। कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर ये सब लोग पंजाब से मिलाए गए हैं, तो आप क्या इनको हिमाचल नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। तो ये सब लोग हिमाचल के लोग हैं, तो इसलिए क्षेत्रवाद और जातिवाद का आधार नहीं है। सवाल ये है कि
किस ढंग से हमने लेकिन ये वाली हिमाचल को चीज रहती है ना सर, ये वाली किस ढंग से चीज हमने रहती है। हिमाचल जैसे वीरभद्र ऐसा- सिंह जब नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो- मुख्यमंत्री 6 बार रहे, ठीक है, तो वीर- ये लगता था वीर- कि वीर- रोडू के मुख्यमंत्री देखिए, हैं नहीं, ऐसा या नहीं है, शिमला ऐसा के नहीं है। हैं। वीरभद्र सिंह सर्वश्रेष्ठ धूमल थे। या शांता कुमार बनते थे तो वो कांगड़ा के मुख्यमंत्री नहीं, हैं। देखिए, वीरभद्र सिंह हमीरपुर के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री देखिए, हैं। वीरभद्र सिंह सर्वश्रेष्ठ थे, मुख्यमंत्री रहे। शांता जी और धूमल साहब रहे, वो निचले इलाके से थे, वो भी मुख्यमंत्री रहे। लेकिन शांता जी ब्राह्मण थे, वो मुख्यमंत्री बने। धूमल जी राजपूत थे, वो मुख्यमंत्री बने। वही कह रहा हूं तो ना मैं। इसलिए इस विवाद में मैं नहीं समझता कि सवाल ये है कि डिलीवर कैसे करना है, प्रदेश को आगे कैसे लेके जाना है। सोच तो ये है कि हिमाचल का विकास कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, गरीब की सेवा कैसे होगी। हम इन एजेंडों की बात करें। हमने टूरिज्म की बात करेंगे। मैं 5वां इलेक्शन लड़ रहा हूँ। टूरिज्म की बात करेंगे। आपके राज्य के जो बेस्ट टूरिज्म प्रोफेशनल्स हैं, जो इस वक्त जो सबसे बड़ी बड़ी होटल चेन्स हैं, जो सबसे बड़े ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनको वो हेड कर रहे हैं। कोई वहाँ पे प्रेसिडेंट है, कोई वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, कोई सेल्स हेड है इंडिया का, नेपाल का। ऐसे मैं आपको 50 नाम दे दूंगा जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं, जिन्होंने MTA किया, मास्टर्स इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन किया। हिमाचल में उनको गाइड तक की नौकरी ऑफर नहीं की गई। क्या ऐसे लोगों को वापस लाकर टूरिज्म को सही दिशा में बढ़ाने का कोई प्रयास करेंगे? हिमाचल की आर्थिकी का विकास टूरिज्म पे बहुत निर्भर करता है। देश दुनिया का टूरिस्ट जो है हिमाचल आना चाहता है। हमें उस टूरिज़्म को किस दृष्टि से आगे बढ़ाना है। हमारे तो एक छोटे सा बात मैं आपको बताऊं कि किसी ने सजेस्ट किया था कि ये चीज़ भी घोषणा पत्र में आनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों पे जाम नहीं लगने दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। ये देखने में ये ऐसा लगता है कि छोटा है, लेकिन जब टूरिस्ट आता है और किलोमीटरों की लाइनें लग जाती हैं, तो हमें इन चीज़ों पे देखना पड़ेगा कि किस ढंग से हमने करना है। जैसे यहाँ से अगर दिल्ली से आप मनाली जाने का प्लान बनाते हैं बाय रोड, तो 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि मनाली बहुत खूबसूरत है, कोई दो राय नहीं है। रोहतांग बहुत खूबसूरत है, किन्नौर अपने आप में जन्नत है, लाहौल स्पीति तो लोग देख ही नहीं पाए। स्विट्जरलैंड की तुलना में हिमाचल मेरी नज़र में बहुत ऊपर है, लेकिन जो सुविधाएं स्विट्जरलैंड में हैं उसके हमारे पास यहाँ पे 10% भी नहीं है। ना हमारे पास रेल है, ना जहाज है, ना अच्छी सड़कें हैं, तो कैसे पहुँचे? नहीं, ये देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, अगर हमें हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करना है, तो जो क्षेत्र अभी तक बाहर नहीं आए हैं उनको हमें बाहर लाना पड़ेगा, खोल के कि लोगों को देश दुनिया को सामने रखने पड़ेंगे। ये हमारे पास के क्षेत्र हैं जहाँ पे टूरिस्ट आ सकता है। दूसरा, सड़क के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जब हम हवाई मार्ग नहीं बना सके, हम रेल मार्ग नहीं बना सके, हमारे पास टूरिस्ट को पहुँचाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर सेवा नहीं है, कोई तंत्र ईजाद नहीं हुआ है। तो बड़े पैमाने पे टूरिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की सरकार अगर सत्ता में अब जो है 15-20 दिन के बाद आती है, तो इस सेक्टर पे बहुत बड़ा काम होना है। ये दो बड़े मूल आधार हैं, ये बागवानी और पर्यटन हिमाचल प्रदेश के मूल आधार हैं। हिमाचल बहुत आगे गया है। हिमाचल प्रदेश में बहुत विजनरी लीडर हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर परमार हुए, जिनकी वजह से हिमाचल बना। इंदिरा गांधी जी की बदौलत हमारे को स्टेटहुड मिली और उसके बाद सरकारें आई, काम हुआ। लेकिन अभी हिमाचल को बहुत आगे जाना है। देश दुनिया के सामने ऐसा हिमाचल प्रस्तुत करना है जिसकी साख और जिसकी बात पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। जी, तो हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में जिस तरीके से आप बात यशवंत सिंह परमार साहब की कर रहे हैं, जो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री रहे, या इंदिरा गांधी की कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी इसी तरीके से लिया जाएगा। नहीं, मैंने आपको पहले स्पष्ट किया कि पार्टी जो भी काम मुझे देती है, मैं उसको ईमानदारी से, लगन से, ताकत से निभाता हूँ। मुझे जिम्मा दिया था सरकार पलटने का, और 5 साल विधायक दल के नेता के तौर पे मुझे काम करने का मौका दिया। मैं पार्टी का आभारी हूँ। आगे भी पार्टी जो भी जिम्मेवारियां लगाती रहेगी उसका हम निर्वहन करेंगे। और इसमें कोई आप कहें कि कोई किसी भी तरीके से पार्टी को कोई के आगे कोई मांग रखी जाती है या कोई बात रखी जाती है। हम अनुशासित सिपाही हैं पार्टी के। हमने लगातार चुनाव जीते हैं। हम पार्टी के आभारी हैं कि पार्टी की वजह से हमारा वजूद है। जो कुछ हम हैं वो पार्टी की देन है। इसलिए पार्टी के डिसिप्लिन में हम हर समय शामिल हैं।
जी, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे दिलो दिमाग में जितने भी जहन में सवाल थे वो सभी सवाल हमने आपसे किए। कुछ आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ कड़वे लगे होंगे, लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व अगर पत्रकार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने चैनल के लिए आज पहला चक्रव्यूह किया है। जी, आपको बधाई, और ये चैनल और ये आपकी सीरीज़ ऐसे ही चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शुभकामनाओं के लिए। और आप यहाँ पर अपने कीमती समय में से समय निकाल के हमारे नोएडा स्टूडियो आए, हमें ये साक्षात्कार दिया। हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। तो मुकेश अग्निहोत्री से हमने हर सवाल साफ गोई से पूछा, और उम्मीद ये की जा रही है कि इन्होंने भी हर सवाल का जवाब बिल्कुल साफ गोई से, ईमानदारी से दिया। पत्रकार से राजनेता बने हैं, और जो हमारे सवालात थे उनके जवाब आपको कैसे लगे इसका फैसला हमेशा की तरह आप करेंगे। फिलहाल चक्रव्यूह मुकेश राजपूत के साथ को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सूर्य समाचार पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।